जब हम लोग ब्रांच ऑडिटर से डील करते हैं तो अलग अलग सिचुएशन आ सकती है रिपोर्ट बनाते वक्त। हो सकता है कि उसके काम पे उसकी रिपोर्ट पे वो कोई भरोसा ही ना हो, नॉट रिलायबल एट ऑल। ऐसे इसमें मतलब हमने जब उसकी रिपोर्ट बड़ी आधी अधूरी देखी, वो हमारी बात को हमसे बराबर डिस्कस नहीं करता है, चीजें समरी बना कर नहीं देता है, क्वेश्चन भर कर नहीं देता है, हम विजिट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि उसका काम भरोसेमंद नहीं है, रिलायबल नहीं है, हमने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर खुद जाकर बड़ी बड़ी चीजें चेक कर लो। वो भी अगर नहीं कर पा रहे, ना उसका काम भरोसेमंद है, ना मैं कोई एडिशनल प्रोसीजर काम कर पा रहा हूँ, जाके चेक कर पा रहा हूँ, तो भाई साहब माफ करो, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर की तरफ हम लोगों ने बढ़ना चाहिए। अच्छा, उसकी रिपोर्ट बहुत बढ़िया उसने बनाई और मॉडिफाई करके दी, तो क्या हम भी क्वालिफाई करेंगे? डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी गलती बता रहा है। हो सकता है ब्रांच लेवल पर गलती बहुत बड़ी हो, लेकिन क्या कंपनी लेवल पे सिग्निफिकेंट है, वो हमको देखना पड़ेगा। और उसके हिसाब से हमको तय करना पड़ेगा कि हम लोगों ने हमारी रिपोर्ट में क्या लिखना। हो सकता है बहुत छोटा हो तो कुछ भी ना लिखे, हो सकता है हम क्वालिफाई करें, हो सकता है हम एडवर्स भी दे दे। तो दो सिचुएशन अराइज आती है। भरोसेमंद नहीं है काम तो क्या करें, और अगर उसने गलती बताई है तो क्या करें। फिर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ब्रांच में फ्रॉड हो तो कौन जिम्मेदार रहेगा। जनरल रूल ये है कि भाई साहब, ब्रांच ऑडिटर के काम के लिए उसके एरिया के लिए वो जिम्मेदार है, हमारे काम के लिए हम जिम्मेदार है। ये जनरल रूल है, इसी से हमको चलना पड़ेगा। वो भी प्रोफेशनल है, उसने भी ऐसे फॉलो किया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी वो उठाए। लेकिन कभी अगर ऐसा है कि जो गलती थी, कोई फ्रॉड था, कोई एरर था, उससे रिलेटेड जानकारी प्रिंसिपल ऑडिटर के पास में थी, उसको शक हो चुका था, सस्पिशन था उसके मन में, तो उसकी जिम्मेदारी थी एडिशनल प्रोसीजर को परफॉर्म करना और मैटर के तह तक जाना। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो फिर प्रिंसिपल ऑडिटर को भी हम लोग खींच लेंगे कि ब्रांच ऑडिटर तू तो जिम्मेदार है ही, साथ में प्रिंसिपल ऑडिटर भी जिम्मेदार रहेगा। फिर ऑडिट रिपोर्ट में जिम्मेदारी को लेकर पूरा खुलासा होना चाहिए। जिम्मेदारी कैसी रहेगी वो देख लिया, उसका डिस्क्लोजर पूरा दो। ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ लिखो, इतनी ब्रांचेस, इतनी सब्सिडीज है जो दूसरे बंदे ने ऑडिट किया है, उसका अमाउंट बता दो, क्वांटम इतना, उसका टोटल रेवेन्यू है, इतने प्रॉफिट है, इतने टोटल एसेट है, या फिर परसेंटेज में बता दो कि पूरे ग्रुप में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। 610 इंटरनल ऑडिटर, पहले ये समझना है कि इंटरनल ऑडिटर किस तरह के काम करता है। इंटरनल ऑडिटर क्या काम करेगा, ये मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिटर की मीटिंग पे डिपेंड करता है, उन्होंने क्या तय किया है। जनरली तीन तरह के वो काम करता है। वो गवर्नेंस में मदद करता है, वो परफॉर्मेंस मेजर करता है, कैसा चल रहा है उसको इंप्रूव करवाता है, फिर देखता है कि ये लोग एथिकल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको बेहतर करवाता है। कम्युनिकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। क्या आपस में ये रिस्की एरिया शेयर कर रहे हैं, उसको कैसे कॉम्पनसेट करना वो शेयर कर रहे हैं, आपस में इन जनरल तालमेल कैसा है, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, ऑडिटर्स, ये कम्युनिकेशन को भी वो इंप्रूव करवाता है। परफॉर्मेंस को इंप्रूव करवाएगा, एथिकल वैल्यू के कंप्लायंस को इंप्रूव करवाएगा, कम्युनिकेशन को, इससे कंपनी को चलाना और आसान हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है, कंपनी के अंदर घूम घूम के पता लगाता है कौन से कहां कहां पे गड़बड़ हो सकती है, कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और इन गड़बड़ों को कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज, भाई कहीं पे सेग्रीगेशन लगा दो, कहीं पे फिजिकल कंट्रोल लगा दो, कहीं पे ऑथराइजेशन लगा दो, कहीं पे रिकॉर्ड कीपिंग लगा दो। फ्रॉड रिस्क पकड़ने में मदद करता है। तो गवर्नेंस में मदद करता है, रिस्क में, और सबसे ज्यादा मदद करता है सिस्टम्स को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट पहले होते हैं लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ, रूल्स, रेगुलेशन के सिस्टम कितने अच्छे से बने हुए हैं, क्या अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब पहले खुद जाके समझता है कौन से इंपॉर्टेंट लॉ रिक्वायरमेंट्स है, क्या इनका डिपार्टमेंट बराबर बना है, पॉलिसीज बराबर बनी हुई है, क्या कंप्लायंस चल रहा है। तो लॉ का देख लेता, फिर बाकी कंट्रोल्स को भी क्यों छोड़े, बाकी जो मेजर एरियाज है उसके कंट्रोल्स, बाकी जो मेजर एरियाज है उसके कंट्रोल्स बराबर डिजाइंड है ना, आर दे प्रॉपरली डिजाइन, क्या वो बराबर हर ट्रांजैक्शन पे लगाए जा रहे हैं, साल भर लगाए जा रहे हैं, कैसे उसको इंप्रूव करना, उसमें मदद करता है। फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद में क्या इनकी जो सिस्टम्स है, ऑपरेशनल डेटा, मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड डेटा, फाइनेंशियल डेटा, अमाउंट वाला डेटा, सभी तरह का डेटा अच्छे से, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका ऑपरेशनल फाइनेंशियल डेटा आइडेंटिफाई किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, बराबर क्लासिफाई किया जा रहा है, समराइज किया जा रहा है, आपकी डेली डेली मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट्स बराबर बन रही है, ये जाकर देखता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बराबर होना। फाइनली जो आउटपुट है, क्या ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली किया जा रहा है ना, इसमें भी मदद करता है। तो आपको गवर्नेंस में मदद कर दी, रिस्क मैनेजमेंट में मदद कर दी, और आखिरी में तो इंटरनल कंट्रोल्स, चार तरह की चीजों में मदद कर दी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है भाई। देखो, इंटरनल ऑडिटर का फोकस तीन एरियाज में, गवर्नेंस इंप्रूव करना, रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करना, और इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स को बेहतर करना। ये तीन उसके एरियाज है जहाँ पे ट्रू एंड फेयर है। ये कहीं पे इंटरनल ऑडिट कहीं पे मैंडेटरी है, कहीं पे वॉलंटरी है। अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट तो, आपका फाइनेंशियल ऑडिट तो मैंडेटरी है कंपनीज को लेकर। ये सीए, सीडब्ल्यू या कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ चार्ट अकाउंट हो सकता है और बाहर का होना चाहिए। अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर देखते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद में ये मैनेजमेंट के गुणगान 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 करते हुए आता है, वो नहीं नहीं नहीं, यूजर 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 यूजर्स के बारे में सोचता है, और फिर मैनेजमेंट से भी बात करता है। काम जब करना होता है तो मैनेजमेंट बताता है स्कोप, मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पे उसका मतलब क्या करेगा, वहाँ पे स्टैट्यूटरी में लॉ, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में आते हैं, उसका स्कोप क्या रहेगा। यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा है 4 के हिसाब से, वहाँ पे 700 के हिसाब से। रिपोर्ट यहाँ पे थी मैनेजमेंट को, वहाँ पे आती शेयर होल्डर्स को जाती है। अगर हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर, इतना क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसकी हम मदद ले सकते हैं। हुनर, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति है,
जो काम वो ऑलरेडी मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन से हिसाब से कर चुका है, अगर मैं उसी को रेफर करता हूँ, उसको बोलते हैं यूजिंग द वर्क। और अगर मैं उसको अलग से अपॉइंट करता हूँ कि यार तू मेरे लिए ये काम करके दे दे, उसको बोलते हैं टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। अगर आपको दोनों काम करने 3 स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। पहले तो इंटरनल ऑडिट पूरा डिपार्टमेंट या टीम जो है वो भरोसेमंद है कि उन पे भरोसा दिखा सकता हो क्या। फिर उनका कौन सा काम मैंने रेफर करना चाहिए और कैसे उसका काम हम लोगों ने यूज करना चाहिए, 3 स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। असिस्टेंस भी लेना वैसे ही, ये लोग भरोसेमंद है क्या, कौन से काम में उसका असिस्टेंस लेना चाहिए मैंने, और असिस्टेंस कैसे लेना। फिर अगर हम बात करते हैं यूजिंग, अगर उसका काम यूज करना, तो पहला स्टेप है इवैल्यूएट। इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करे या ना करे, 3 बातें देखनी पड़ेगी। ठीक है, पहला उसका कॉम्पिटेंस, भाई साहब उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका मार्केट रेपुटेशन क्या है, वो आप कॉम्पिटेंस देख लो। फिर ऑब्जेक्टिविटी, क्या वो अनबायस्ड होकर बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, पर्सनल बेनिफिट के काम कर सकता है क्या अनबायस्ड होके। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, डायरेक्टर को रिपोर्टिंग है क्या, पॉलिसीज प्रोसीजर्स में उसके काम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, उसको पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे चेक से नीचे का पार्ट होता है, थोड़ा सा बराबर नहीं बना है ये चार्ट। फिर तीसरा उसका सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच है ना, भाई उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है ना। हाँ भाई, टीम है उसकी एडिक्वेट, उसकी ट्रेनिंग होती है, पहले टीम को वॉल्यूम नंबर 1 है बुक का, उसका प्रिंसिपल्स बताया, वॉल्यूम नंबर 2 में चेकलिस्ट है पूरी, वॉल्यूम नंबर 3 में रिपोर्ट मेकिंग है, बहुत बढ़िया। तीनों चीजें होनी चाहिए, तीनों में से एक भी चीज अगर नहीं हुई, एक भी कॉम्पिटेंस नहीं रहा, अगर ऑब्जेक्टिविटी में दिक्कत गई या कुछ भी गया, तो हम उसका काम, मतलब हम उसके ऊपर भरोसा करने वाले नहीं है। अभी अगला है कि उसका कौन सा काम यूज करना चाहिए, स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब कौन सा काम यूज करना चाहिए, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, हमने ग्रुपिंग कर डाली। वर्क रिलेटेड पॉइंट, पहले आप देखो कि उसने कौन से एरियाज कवर किए और कहाँ पे उसने बहुत अच्छे से इन डेप्थ चेकिंग की है, जहां उसने प्यारा काम किया है वो सिलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, उसका काम हमारे लिए रेलेवेंट, हमारे काम के लिए रेलेवेंट कैसे है। मुझे भी उस एरिया में चेकिंग करनी थी और मुझे भी रिकम्पिटेशन करना था, उसने किया हुआ है। मुझे भी रीपरफॉर्मेंस करना था, उसने किया है। मुझे भी ऑब्जर्वेशन करना था, उसने किया है। तो आप उसका काम देखो पहले, उसने काम कितने अच्छे से किया और उसका काम मेरे काम के लिए कितना रेलेवेंट है। फिर एरिया रिलेटेड पॉइंट है, भाई साहब उसने क्लियर बोल दिया है, कुछ एरियाज में तो आप इंटरनल ऑडिटर की मदद लो ही मत, खुद काम कर लो। जिन एरिया में बहुत ज्यादा जजमेंट लगता है, बहुत सोचना पड़ता है कि भाई प्लानिंग को लेकर क्या चेक करना, कैसे चेक करना, जैसे ब्रांड वैल्यूएशन, प्लानिंग परफॉर्मेंस को लेकर बहुत जजमेंट लगाना पड़ता है, इंपेयरमेंट, गुडविल और सबूतों को भी बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करना पड़ता है। प्लीज ऐसे एरिया में उनकी मदद मत लो, जहां पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क में, ऐसे एरिया में उनकी मदद मत लो, ये तुम खुद करो, उनके भरोसे मत छोड़ो। फिर इंटरनल ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट्स है। ठीक है, पहले अगर आपको लगता है किसी एरिया में उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम है, कहीं पे उसका कॉम्पिटेंस कम है, उसका कॉम्पिटेंस कम है या फिर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम है, प्लीज, ठीक है, प्लीज उसकी आप वहां पे मदद मत लो। बहुत ही प्यारे 3 पॉइंट है, वर्क रिलेटेड, ठीक है, एरिया रिलेटेड और इंटरनल रिलेटेड। और ये एरिया रिलेटेड और इंटरनल रिलेटेड जो पॉइंट है बार बार रिपीट होने वाले। फिर जो भी आप तय कर रहे हो, ठीक है, आपने ये बातों को ध्यान में रख के चुना कि ये काम मैं उसका रेफर करने वाला हूं, हमेशा ध्यान रहे, प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट का। हम इंटरनल ऑडिटर पे लिमिटेड भरोसा करेंगे, भैया मेजर काम हमने ही करना चाहिए, सफिशिएंटली इन्वॉल्व होने चाहिए, ऑडिट के सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट हमने बनाना चाहिए, और जो भी हमने तय किया है उसकी लिस्ट बनाई है। ठीक है, कि ये एरिया हम इंटरनल ऑडिटर के ये एरिया हम इंटरनल ऑडिटर के भरोसे छोड़ रहे हैं, उसका काम यूज करने वाले हैं। बाकी एरियाज में पूरा जड़ से लेकर आखिरी तक पूरा काम हम करने वाले हैं, टीसीडब्ल्यू को बता दो। ठीक है, ताकि एक्सपेक्टेशन मिसमैच ना होवे। तो कुछ फैक्टर्स है, प्रिंसिपल है उसके बाद में, और कम्युनिकेशन है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, इसी स्टेप के अंदर बनता है कि ऐसे कौन से एरियाज, ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट जजमेंट है जो हमने इंटरनल ऑडिटर के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए, खुद करना चाहिए। ग्रेड्स, भैया ग्रेड्स तो हम देंगे, गोइंग कंसर्न की चेकिंग हम खुद करेंगे, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम खुद करेंगे, जहां पे ऑडिट रिपोर्ट से रेट मैटर हम खुद देखेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स हम खुद चेक करेंगे, एस्टीमेट हम खुद देखेंगे, और क्या हमने टेस्ट सफिशिएंट ऑब्टेन किया ना, और परफॉर्म करना कि नहीं करना, क्रिटिकल डिसीजन होता है, ये खुद हम लेंगे। फिर आप बताइए कहां कहां पे मदद ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है लॉ कंप्लायंस, वहां पे मदद ले सकते हैं। दूसरा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, वहां मदद ले सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम लोग मदद ले सकते हैं, जैन करके शॉर्टकट है, जहां पे लिमिटेड जजमेंट लगते हो ना, छोटे मोटे जजमेंट लगते हो, कोई खास जजमेंट नहीं लगते हो, वहां पे मदद ले सकते हैं। फिर जहां पे ऑडिट ट्रेल को चेक करना है, इन द सेंस आप ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना है शुरुआत से लेकर आखिरी तक, भाई पीआरएन से लेकर बाद में पेमेंट तक पूरा ट्रेसिंग करना चाहते हो, वहां पे मदद ले सकते हो। इन्वेंट्री काउंटिंग में मदद ले सकते हो। जो नॉन सिग्निफिकेंट कंपाउंड है, छोटे मोटे ब्रांचेस चेक करना, छोटे मोटे सब्सिडीज चेक करना, वहां आप मदद ले सकते हो। ऐसे मोटा मोटी 3 जगह पे आप उसकी मदद ले सकते हो। भैया स्टेप नंबर 3 है मदद कैसे लेना। पहले आप उनसे मिलो या फिर उनको फोन से बात करो, डिस्कशन करो कि बोलो सर, सैलरी वाला जो एरिया है ना, हम आपका काम यूज करना चाहते हैं, तो एक काम करिए, आप 30 अप्रैल तक खत्म कर दीजिए। आप 30 अप्रैल तक खत्म कर दीजिए, फिर या फिर 31 मई तक आप खत्म कर लीजिए। जून में हम लोग आपकी आपकी रिपोर्ट पढ़ेंगे और आपकी फाइल्स देखेंगे। ऐसा आपस में डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन सेट हो जाना चाहिए। फिर जून का महीना या पहले जून को आप उसकी रिपोर्ट पढ़िए और समझिए नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। ठीक है, उन्होंने क्या चेकिंग की, सैलरी में कब की, कितने डेप्थ में की, रिपोर्ट में क्या गलतियां निकल कर आ रही है,
ठीक है, जो भी रिपोर्ट की गलतियां उसको सपोर्टिंग एविडेंस है ना, बहुत बढ़िया। आप रिपोर्ट देखकर आपने उन्होंने क्या काम किया और क्या कंक्लूजन मिले वो समझा। अब आप उनकी फाइल्स को पकड़ो, फाइल्स को पकड़ो और फाइल्स को देखो। अब इन डेप्थ घुसो अब कि भैया उन्होंने प्लानिंग बराबर की थी ना, परफॉर्म बराबर किया था ना, सुपरविजन किसी ने किया था ना, रिव्यू किया था ना, रिपोर्ट से चीजें मैच होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन लाइन से वो देख लिया, उन्होंने सबूत बराबर ऑब्टेन किया ना, कंक्लूजन मैच हो रहे ना, वाह दिल खुश हो गया यार, इन्होंने काम बराबर किया। फिर एक काम करो कि देखो उनका काम चेक करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वही फैक्टर है एरिया वाले, भाई जजमेंट वाले काम और रिस्क वाले काम में हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इंटरनल ऑडिटर का अगर कॉम्पिटेंस कम है, ऑब्जेक्टिविटी कम है, तो वहां पे ज्यादा मेहनत करनी, भाई उनका काम रेफर चेक करते कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा रीपरफॉर्मेंस तो करना ही पड़ेगा, भले ही वो पूरा उन्होंने सैलरी पूरी चेक की, थोड़ा काम आप रीपरफॉर्म करके देखो, आप भी थोड़ी सी चेकिंग फिर से करके देखो, कुछ कैलकुलेशन सैलरी के आप भी चेक कर लो, ठीक है। और कभी भी ये सब होने के बाद में अब ये सोचो कि मैंने स्टेप नंबर 1 में सोचा था इंटरनल ऑडिटर भरोसेमंद है कि नहीं, स्टेप नंबर 2 में कौन सा एरिया चुनूं वो सोचा था, मैंने जो जजमेंट लगाए थे इंटरनल ऑडिटर को लेकर क्या वो सही थे कि नहीं, आज आखिरी स्टेप लगाने के बाद मैं संतुष्ट लग रहा हूं ना, दैट इज स्टेप नंबर 3। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट असिस्टेंस की। तो फिर डायरेक्ट असिस्टेंस के लेकर यहाँ पर भी 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेना कि नहीं, मुझे इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा है कि नहीं। भाई साहब देखो, वही 3 बातें हैं, एक चीज माइनस हुई है, एक चीज प्लस हुई है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, उसके कॉन्फिडेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर भी उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे उसका अप्रोच नहीं देखते, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच। क्यों? क्योंकि मैं उसको बताने वाला हूँ काम कैसे करना। यहाँ पे नए पॉइंट की एंट्री है, लॉ प्रोहिबिशन, कि भाई ऐसी मदद लेना किसी लॉ में प्रोहिबिटेड तो नहीं है, जैसे इंडिया के लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, इंडिया में बोला है कि दोनों सेम नहीं हो सकते, प्रोहिबिशन कहीं पर भी नहीं है। फिर अगर इन तीनों में, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं है, तो आपने उसका असिस्टेंस लेना नहीं चाहिए। स्टेप नंबर 2 में कौन से एरिया में मदद लूं, ठीक है। वर्क रिलेटेड पॉइंट तो छोड़ दो, क्योंकि उसका काम हम रेफर नहीं कर रहे। एरिया रिलेटेड पॉइंट कॉपी पेस्ट वही है, जजमेंट वाले जगह उसकी मदद नहीं लेना, रिस्क वाली जगह उसकी मदद नहीं लेना। इंटरनल ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट वही है, जहां पे उसकी ऑब्जेक्ट, जहां पे उसका कॉम्पिटेंस कम है वैसा काम नहीं करवाना, जहां पे उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम है मदद नहीं लेना, सेम पॉइंट है, ठीक है। और बाद में और बोलते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी उसका असिस्टेंस मत लो, जार इज डर्टी। जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट बनाने हैं, हम पढ़ कर आए, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट बनाने हैं, भाई सिग्निफिकेंट जजमेंट उससे मत करवाओ। जो काम वो ऑलरेडी कर चुका है, जो काम वो ऑलरेडी कर चुका है उससे वापस मत करवाओ। वो क्या है, पहले एक रिपोर्ट दे चुका है, वो खुद की रिपोर्ट के अगेंस्ट कैसे जाएगा, वो काम उससे फिर से मत कराओ। जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट बहुत हाई है, वो काम उससे उससे मत करवाओ। जहां पे सोचना है, डिसीजन लेना है कि भाई हम एक्सटर्नल ऑडिटर ने डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अरे भैया उससे रिलेटेड काम उससे मत कराओ, वो काम तो खुद कर लो, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है ना। जो भी आपने तय किया कि भैया ये काम मैं उससे करवाने वाला हूँ, जो भी आपने तय किया उसको डॉक्यूमेंट करके टीसीएसबी को बता दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक्सपेक्टेशन मिसमैच ना हो, और प्रिंसिपल सफिशिएंट इन्वॉल्व होना चाहिए। ये 2 बातें वहां पर भी थी, ठीक है, यहाँ वहां पर भी थी। वहां पर पहले इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, फिर कम्युनिकेशन की, कुछ भी करो दोनों चलेगा। स्टेप नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं कि असिस्टेंस लेना तो कैसे लेना, 2 तरह के अग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। पहला अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा एनडीटी के साथ में कि भैया अगले 15-20 दिन के लिए वो हमारे लिए काम करेगा, उसको अलाउ कर दो, आप बीच में बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं करेंगे। फिर इंटरनल ऑडिटर से करेंगे कि तू मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेगा, जो भी मैं तेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो भी तेरे को मिलेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। और तेरे को ऐसा लगता है कि तू फ्रीली काम नहीं कर पा रहा है, मैनेजमेंट तेरे पे दबाव बना रहा है, तो मेरे को बता देना। फिर उसके बाद में तो 2 अग्रीमेंट साइन होंगे, फिर मैं तेरे को डीएसआर दूंगा, डायरेक्शन दूंगा, सुपरवाइज करूंगा, तेरा काम मैं रिव्यू भी करूंगा। डीएसआर कितना करूंगा इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहले तो ये समझ लो कि तू माना मैं तेरे को टीम मेंबर मान रहा हूं, लेकिन तेरा इंडिपेंडेंस का लेवल उतना नहीं होता जितना बाकी टीम मेंबर्स का होता है, वो एकदम निष्पक्ष होकर काम करते हैं, तू वैसा नहीं है, इसलिए तेरा डीएसआर ज्यादा करूंगा। अगर मुझे ऐसे इंडिकेशन दिखे, जो बातें हम स्टेप नंबर 1 में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, एरिया से रिलेटेड या इंटर, जो सॉरी स्टेप नंबर 1 में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इंटरनल पे भरोसा ना करे, वहां पे तू वीक करता अगर पाया गया, तो फिर तेरा डीएसआर ज्यादा करूंगा, हो सकता है तेरे से काम करवाना मैं बंद कर दूं। ऑडिट एविडेंस, ठीक है, एटलीस्ट कुछ चीजें जो भी तू निकाल कर लाया तेरी चेकिंग में, मैंने डॉक्यूमेंट से चेक बैक करना चाहिए, सब बराबर लग रहा है ना, कंक्लूजन बराबर ड्रॉ तूने किए हुए हैं ना। और डीएसआर ऐसे 220 के हिसाब से होना चाहिए। तो भाई डीएसआर कितना करना इन बातों पर डिपेंड करता है। फिर हम बोलते हैं कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन में मदद ले सकता है क्या, डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है। 610 क्या बोलता है, जब भी तुमको डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है सोच समझ के लो, सोच समझ के लो, उसके फैक्टर्स प्रिंसिपल्स बताता है। 505 बोलता है भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन का काम पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ऑडिटर का पूरा काम उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होना चाहिए, उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दोनों को ध्यान में रखते हुए भाई साहब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन का काम इंटरनल ऑडिटर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, जब रिप्लाई आते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, तो उनको मैच करना, उनका रिको बनवाना, ये काम शायद उसको दे सकते हैं। असेंबली ऑफ डॉक्यूमेंट का काम, असेंबल करना, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का काम उसको आप दे सकते हो। 6 से 20 एक्सपर्ट के बारे में बात करता है। एक्सपर्ट मतलब ऐसा बंदा जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज स्किल्स है अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट। देखिए
या तो मैनेजमेंट अपॉइंट कर सकता है एक्सपर्ट को अकाउंटिंग करने के लिए, ऐसे बंदे से कैसे डील करना ये हम ऐसे फाइनल के अंदर पढ़ते हैं। या तो ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है कि भाई तू मुझे ऑडिटिंग में हेल्प कर दे। अगर हमने उसको वो जो बंदा है हमारे फर्म में पार्टनर या एम्प्लॉय या टेम्पररी टीम मेंबर है, अगर हमारा टीम मेंबर है तो टीम मेंबर से कैसे डील करना, वो ऐसे 220 में है। अगर मैंने उसको अपॉइंट किया सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए, बाहर से बंदे को लाया, बाहर से बंदे को लाया है और उसके बाद अग्रीमेंट किया है कि तू मुझे काम कर दे इस असाइनमेंट में, तो फिर वो हो गया एक्शन एक्सपर्ट और उससे कैसे डील करना है 620 के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग एरिया की अगर बात करते हैं कहाँ कहाँ पे हम एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशन, ऑयल एंड गैस वैल्यूएशन, इंटेंजिबल एसेट, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो चीजें है, इम्पेयरमेंट, ठीक है, इन सब में हम लोग मदद ले सकते हैं। बहुत सिंपल। इन्वेस्टमेंट में कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ज्वेलरी है, आर्ट और एंटिक में। लाइबिलिटी में अगर बात करें तो सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है इंश्योरेंस की, फिर उसके बाद में उससे छोटी टैक्स की, फिर उससे छोटी एम्प्लॉय बेनिफिट, एनवायरमेंट लाइबिलिटीज, फिर लॉ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। करेक्ट। ये लाइबिलिटीज के अंदर हम लोग देखिए हमारे हर चार्ट में ना आपको एक फ्लो नजर आएगा। अगर आप वो फ्लो समझ गए तो बहुत बढ़िया। इन वीडियोज में मैं वो फ्लो को बहुत ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर सकता, टाइम 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 प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स की कि भाई कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट के काम में, काम को इवैल्यूएट करने में, चेक करने में मेहनत कम करनी पड़ेगी ज्यादा करनी पड़ेगी। उसमें पहला अभी यहाँ पे एक स्नार्क करके, मेरे को यार बहुत मजा है, स्नार्क स्नार्क फैक्टर्स देखो। स्नार्क फैक्टर क्या है, उसका काम कितना सिग्निफिकेंट है। वो बहुत बड़ा बैलेंस शीट का बहुत बड़ा आइटम वो चेक कर रहा है, उसकी मदद हम लोग ले रहे हैं और पूरा उसके भरोसे बैठे हैं, पूरा एरिया उसके भरोसे बहुत ज्यादा वो काम कर रहा है। अगर उसका काम सिग्निफिकेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी चेंज ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऑयल वेल वैल्यूएशन भयंकर कॉम्प्लिकेट होता है, तो भाई साहब उसकी उसकी मदद हमको ज्यादा लेनी पड़ेगी। अगर हम ऑडिटर का नॉलेज बोलते हैं, अरे भाई साहब ऑडिटर का नॉलेज है ही नहीं कुछ खास, उसके टीम मेंबर को ऑयल वैल्यूएशन कुछ समझता नहीं है, फिर उसका काम हमको ज्यादा चेक करना पड़ेगा। फिर रिस्क, भाई रिस्क बहुत है उस एरिया में, गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, फिर उसका काम हमको ज्यादा चेक करना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, जो एक्सपर्ट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, हमारे फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी उसको लगती है क्या? अगर हमारा इंटरनल टीम मेंबर तो लगती है, बाहर के बंदे को नहीं लगती। अभी तो बाहर का बंदा है, बाहर के बंदे को क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज नहीं लगती है, इसलिए उसका काम हमको और केयरफुली चेक करना पड़ेगा। स्नार्क फैक्टर्स, सिग्निफिकेंस, नेचर, हमारा नॉलेज, रिस्क और क्वालिटी कंट्रोल। फिर कौन से फैक्ट, ये रिपीटेशन है, इट इज अ मियर रिपीटेशन, इसको कोई रिपीट, भाई कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट के पहले था एक्सपर्ट का काम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सेम 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 फैक्टर, सेम टू सेम। अब हम लोग 6 स्टेप्स देखने वाले। स्टेप नंबर 1, कैसे तय करना कि एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे खुशी की बात है, पुराने जितने पहले के फैक्टर है वही सारे फैक्टर है, 4 फैक्टर वही है, ठीक है, वही आपके फैक्टर है। स्नार्क का भाई उसका कितना सिग्निफिकेंट है उसका मामला, नेचर कितना है, ऑडिटर का नॉलेज कितना है। आर, सिर्फ क्वालिटी वाला पॉइंट बदल जाता है। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की जगह आप ये देखो कि क्या इस एरिया के लिए मैनेजमेंट का अपना खुद का एक्सपर्ट था क्या, और क्या एक्सपर्ट के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है क्या। ठीक है, अगर ये सभी फैक्टर ऐसे मिलते हैं, भाई सिग्निफिकेंट है, नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्क बहुत ज्यादा है, ऑडिटर का नॉलेज इसमें बहुत कम है, एक्सपर्ट के साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत कम है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी नहीं है, ऑल्टरनेटिव चीज भी नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे नीड है, यस। ये सारे फैक्टर्स अगर ऐसे दिखाते हैं तो यस, हमने हमारा एक्सपर्ट खुद का अपॉइंट करना चाहिए। अच्छा चलो अपॉइंट कर लेंगे, कहाँ कहाँ पे मदद ले सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर लो, कहाँ कहाँ पे हम लोग मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोर ऑडिट प्रोसेस के हिसाब से चलो, हम लोग अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, वहां पे मदद ले सकते हैं। हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में मदद ले सकते हैं। रिस्पॉन्स टू रिस्क, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्स से मदद ले सकते हैं। असर्शन लेवल के लिए मदद ले सकते हैं। और या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है ना ये इवैल्यूएट करने के लिए, अरे भैया सिंपल कोर ऑडिट प्रोसेस, यहाँ यहाँ हम लोग मदद ले सकते हैं। अब अगर हम अगर पहले से मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, हमने हमारा एक्सपर्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। एक्सपर्ट रेट पॉइंट है, मैनेजमेंट रेट पॉइंट है, वर्क रेट पॉइंट है। हमने देखना चाहिए कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट कितना, उसका कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी कैसी थी, और वो एम्प्लॉयड है एंटिटी के हिसाब से या एंगेज्ड है, बाहर का बंदा है। अगर बहुत हुनर बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति है और बाहर से बंदा आया है, अच्छा बंदा है, वेरी गुड। फिर मैनेजमेंट के क्या कोई अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है एक्सपर्ट का काम चेक करने के लिए? क्या मैनेजमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करता है एक्सपर्ट को, अपने हिसाब से तोड़ता मरोड़ता है, उसका इन्फ्लुएंस है क्या? ये बातें देखनी पड़ेगी। ठीक है, कंट्रोल होना अच्छी बात है, कंट्रोल उसका काम चेक करना अच्छी बात है, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करना, दखलंदाजी करना, ये बुरी बात है। फिर वर्क रिलेटेड, उसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कौन से एरिया कवर किए, नेचर ऑफ वर्क क्या किया, इन डेप्थ कवरेज क्या किया, क्या उसने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए क्या। अगर देखिए ये पॉइंट्स निगेटिव है तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को गोली मारो, खुद का एक्सपर्ट रखने के बारे में सोचो। उसका कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है, एंटिटी के अंदर का बंदा है, मैनेजमेंट
का कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, इनफैक्ट इन्फ्लुएंस दखलंदाजी बहुत है और उसने काम बराबर नहीं किया। 3 तरह के मैटर देखने पड़ते हैं। अब हमने सोच लिया कि हमको हमारा बंदा चाहिए, तो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए 3 बातें होती है, सीईसीओ, उसका कॉम्पिटेंस क्या है, बार बार हम देख चुके हैं, नॉलेज, स्किल, क्वालिफिकेशन, रेपुटेशन, कैपेबिलिटी, टाइम टीम इक्विपमेंट, सब कुछ उसको लाना, कैपेबिलिटी, और अनबायस्ड तरीके से काम कर पाएगा ना। अब बायस्ड है कि नहीं उसको देख करने के लिए उसके रिलेशनशिप देखने पड़ते हैं, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल रिलेशंस कैसे एंटिटी के साथ में, वो हमको देखना पड़ता है। सीसीओ हमको देखना पड़ता है। सीसीओ को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप एक इंपॉर्टेंट बात को देखिए कि भाई ये जो एक्सपर्ट है, सपोज एक्चुअली है, ठीक है, ये किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसने लाइसेंस लिया ना, एक्रेडिटेड है ना, अगर किसी जैसे चार्ट अकाउंटेंट्स है, सीए इंस्टीट्यूट से हमको मेंबरशिप मिलती है, ऐसा बंदा है तो इसके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। जैसे किसी लॉ के हिसाब से, सीए एक्ट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, विश्वास बढ़ जाता है, हम ऐसे फॉलो करते हैं, विश्वास बढ़ जाता है। तो आप देखो वैसे कि भैया इसने किसी लाइसेंस लिया है क्या, किसी लॉ के अंदर काम करता है साइंस के हिसाब से, तो इस पर विश्वास बढ़ जाता है। फिर उसका काम कितना रिलेवेंट है हमारे लिए, उसका काम कितना रिलेवेंट है वो हमको समझना जरूरी है। फॉर मैटर ऑफ ऑडिट, देखो सिलेक्ट करने के 3 फैक्टर्स है कैसे, लेकिन कुछ और मामले भी है। जैसे रेलेवेंस है क्या, भैया मैं इंश्योरेंस चेक करवाना चाहता हूँ, एक्चुअली से इंश्योरेंस की बातें चेक करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो तो पेंशन में एक्सपर्ट है। मैं जो चीज चेक करवाना चाहता हूँ उसकी एक्सपर्ट उसके पास में है क्या, मुझे कुछ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है, वो मुझे हेल्प करेगा क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेक करवाने में, मेरे ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा क्या, मेरे लिए कितना सूटेबल है उसका काम, वो देखना पड़ेगा। और ड्यूरिंग द ऑडिट ये देखना पड़ेगा कंडीशंस बदल गई है क्या, अरे कंडीशंस बदल गई है यार, पूरा बिजनेस बदल गया है, एक अलग नॉलेज की जरूरत है, अलग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, कोई चेंजेस इन कंडीशन है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है क्या, यार ये तो वैसा काम ही नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता था। और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, भाई जो वो बता रहा है मेरे को, क्या वो बाकी एविडेंस से मैच हो रहा है क्या, आप देखो ना यार, ओवरऑल कंडीशंस चेंज हो गई है क्या, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है क्या उसकी तरफ से, और उसका एविडेंस और अपना एविडेंस मैच हो रहा है क्या। अगर ये सब चीजें अच्छी होगी ना तो बहुत बढ़िया, हमने वो एक्सपर्ट को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अब आप ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन है कि भाई आप एक्सपर्ट अनबायस तरीके से, बिना झुके बिना बिके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बाजू में रख के काम कर पाएगा ना, इसके लिए बहुत जरूरी है आप उसके रिलेशनशिप देखो। फाइनेंशियल रिलेशन, भैया शेयर्स में कितना इन्वेस्ट किया उसने, फाइनेंशियल, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और क्या क्या सर्विसेज देता है, पर्सनल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। और अगर रिलेशनशिप्स है तो खुद को अनबायस्ड रखने के लिए उसने क्या सेफगार्ड रखे, अपने टीम में उसने सुपरविजन बढ़ा दिया है, सीनियर्स को बढ़ा दिया है, किसी और से काम रिव्यू करवाता है, वो सेफगार्ड्स भी देखने पड़ेंगे। 2 बातें हमको देखनी पड़ेगी। अब रिलेशनशिप वाले पॉइंट को वो और एक्सप्लेन करते हैं कि भाई फाइनेंशियल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, और कौन सी सर्विस देता है, कितना डिपेंडेंट है, वो समझ, रिलेशनशिप समझ, और रिलेशनशिप लेने के बाद में उससे लिख कर ले, राइटिंग में लिख कर दे, इतने ही रिलेशनशिप है, तुझसे कुछ नहीं छुपाया। अब ये रिलेशनशिप स्टडी करने के बाद, सेफगार्ड स्टडी करने के बाद 2 तरह की सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है हाँ यार उसके पास में थोड़े शेयर्स है, हाँ यार पर्सनल रिलेशनशिप है, लेकिन अच्छे सेफगार्ड लगाए, उसका सुपरविजन उसने अच्छे लोगों को लगाया है, उसको पता है कि मैं बायस्ड हो सकता हूँ, उसकी टीम इंडिपेंडेंट है, उसने सुपरविजन अच्छा लगवाया है, बढ़िया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो थ्रेड्स को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आता, तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन सकती है कि थ्रेड्स आप एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं ला सकते, ऐसे एक्सपर्ट को आप लो ही मत। फॉर एग्जाम्पल, उसने ही ऑयल वेल का वैल्यूएशन किया था और उसको ही मैं अपॉइंट करूंगा कि तू चेक कर, ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गई यार। ऐसे सिचुएशन में ऐसे एक्सपर्ट को आप मत रखिए। तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कैसे स्टडी करना, कौन सी बातों को ध्यान रखना, और क्या सिचुएशन आ सकती है बताएं। अब भाई साहब 2 स्टेप हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं कि हमको एक्सपर्ट चाहिए और उसका सिलेक्शन कर चुके हैं। अब अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्ट के फील्ड का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जब हम उसको अपॉइंट करेंगे तो उसके साथ में अग्रीमेंट बनाएंगे, उसको समझाएंगे नेचर ऑफ द वर्क, स्कोप ऑफ द वर्क, एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या क्या रिपोर्ट में क्या लिख कर देगा, उसको समझाने वाले। अरे मुझे एरिया का नॉलेज होना चाहिए ना, एरिया का नॉलेज होगा तब उसके आमने सामने बैठ के अग्रीमेंट बना पाऊंगा, एरिया का नॉलेज होगा तो फिर वो काम करके आएगा, तो मैं उसको इवेल्युएट कर पाऊंगा। करेक्ट। अभी अभी अंडरस्टैंडिंग हमको ऑब्टेन करनी है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी कैसे, अरे भाई पास्ट एक्सपीरियंस, आपने अगर इस एरिया में पहले काम किया होगा तो पुरानी फाइलें निकालो, वो पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अगर आप दूसरे ऑडिटर्स होंगे जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज का, उनसे जाके मिलो, उनसे जाके बात करो कि यार ये ऑयल वेल है, ऑयल वेल के वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा मुझे नॉलेज दो ना। या फिर एक काम करो, आप एजुकेशन ले लो, आप उसमें कोर्सेज अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, कोई डिग्री विग्री करवा लो आपके टीम मेंबर्स को, उस तरीके से नॉलेज बढ़ेगा। खुद के पास एक्सपीरियंस है, दूसरों के पास एक्सपीरियंस है, या फिर एजुकेशन लेके प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके, चलो आपको नॉलेज आ गया। अब अग्रीमेंट बनाते हैं। अग्रीमेंट में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, और अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, और दूसरा आता है, सेकंड थिंग इज कि अग्रीमेंट कब डिटेल्ड होना चाहिए। अब अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, नंबर 1 उसको ऑब्जेक्टिव बता दो, देख भाई तेरी रिपोर्ट के अंदर लिखा होना चाहिए ऑयल वेल का विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, क्वालिटी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ वर्क क्या परफॉर्म होने वाला है, तेरे को ड्रिलिंग डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, सैटेलाइट इमेज जो भी तेरे को काम क्या करना पड़ेगा, फिर स्कोप, तो कितनी ऑयल वेल्स कवर करने वाला है वो, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भैया
टाइम निकालना, टीम को लाना, इक्विपमेंट तेरी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी तेरे को डेटा दिलवाऊंगा, सारे परमिशन दिलवाऊंगा, एक्सेस दिलवा दूंगा मैं तेरे को। कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग कैसे होगी भैया, फिक्स कर लेते हैं। हमारी तरफ से कौन से लोग होंगे जो कम्युनिकेशन होंगे, तेरी तरफ से कौन से लोग होंगे, ठीक है। और अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो इसमें तो मुझे, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क वाला मामला है, मुझे तेरे से ओरल कम्युनिकेशन चाहिए फ्रीक्वेंटली, और राइटिंग में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम तो तय कर सकते हैं भैया, हर 15 दिन में स्टेटस रिपोर्ट देगा, फिर मिड टर्म रिपोर्ट देगा, फुल टाइम रिपोर्ट, जैसा भी देगा। और भाई कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में लिखा होना चाहिए अग्रीमेंट के अंदर कि तू कॉन्फिडेंशियली ब्रीच नहीं करेगा, नहीं तो बहुत पड़ेगी तेरे को, ठीक है। सेम कॉन्फिडेंशियल तेरे को भी एप्लीकेबल, तो 7 बातें एक आपके अग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। अच्छा, अग्रीमेंट डिटेल कब होना चाहिए? न्यूक्लियर डील कॉम्प्लेक्स होती है, न्यूक्लियर डील है, अरे कॉम्प्लेक्स अग्रीमेंट बन भाई। अगर नॉट प्रीवियसली, अरे पहली बार इस एक्सपर्ट से काम कर रहा हूं यार, पहले कभी काम ही नहीं किया था, भैया डिटेल अग्रीमेंट ले ले। डिफरेंट रोल्स, अरे अलग तरह का काम करवा रहा हूं, मार्केट में ऐसा कुछ होता ही नहीं, इस तरह का काम करवा रहा हूं उससे मैं। एक्सटेंट ऑफ एक्सपर्ट वर्क, बहुत ज्यादा उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं, अति में डिपेंडेंट हूं मैं, ठीक है। एक्सेस टू सेंसिटिव, अरे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको समझाना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन गलती से बाहर नहीं जानी चाहिए। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल है, और उसकी मदद से लॉ कंप्लायंस, हम मल्टीपल लॉ एप्लीकेबल है वो ऑयल वेल को और उसके वैल्यूएशन को। तो हमको और डिटेल अग्रीमेंट कि भाई ये लॉ के हिसाब से ये जानकारी चाहिए, ये लॉ के हिसाब से ये जानकारी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स चीज है तो डिटेल अग्रीमेंट होगा। फिर स्टेप नंबर 5 होता है भाई उसका काम इवैल्यूएट करना। कोई भी एक्सपर्ट क्या करता है, मेथड होती है उसके अंदर, डेटा और अजम्पशंस को भरता है, और फिर उसके कंक्लूड निकलते हैं। पहले डेटा की बात करते हैं। डेटा जैसे अगर उसने पेंशन निकाला है एम्प्लॉयज का, उसका डेटा कंप्लीट, एक्यूरेट और रेलेवेंट है ना, सारे एम्प्लॉयज है, डेटा की सबकी सैलरीज बराबर है और रेलेवेंट है, इस साल का डेटा होना चाहिए। कैसे? वो डेटा का ओरिजिन क्या है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल है तो उसको बनाया किसने, कैसे बनाया, और थोड़ा उसका कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस चेक करो, सब ठीक लग रहा है ना, आपस में मतलब अंदर ही अंदर डेटा बराबर मैच हो रहा है ना, वो आप देख लीजिए। तो भाई डेटा बराबर है, अजम्पशंस और मेथड बराबर है। अरे बेटा कंपेयर कर, जनरली जो मार्केट में लोग अजम्पशंस मेथड यूज करते हैं उससे मैच करता है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मैच करता है ना, मैनेजमेंट के अजम्पशन से मैच करता है ना। कोई हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल तो नहीं है, 540 में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल तो नहीं है भैया, वो समझ ले। अब केस 1 हो सकता है मैं उसको अपॉइंट करूं कि तू मैनेजमेंट के अजम्पशंस, मुझे अजम्पशंस और मेथड चेक करके दे। तो मैं देखूंगा कि उसने बराबर रिव्यू किया ना मैनेजमेंट के। देखो एक्सपर्ट को मैंने अपॉइंट किया कि तू मैनेजमेंट के अजम्पशंस और मेथड रिव्यू करके दे, तो मैं देखूंगा कि उसने बराबर अजम्पशंस मेथड की लिस्ट बनाई ना, कैसे इवैल्यूएट किया, कैसे उसने कंक्लूजन किया। दूसरा हो सकता है कि मैं उसको बोलूं कि तू 540 में पढ़ते हैं हम लोग, तू पॉइंट एस्टीमेट, रेंज एस्टीमेट बना कर दे। पॉइंट मतलब सिंगल वैल्यू वाला एस्टीमेट, रेंज मतलब मिनिमम मैक्सिमम वाला एस्टीमेट बना कर दे। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसने क्या अजम्पशंस यूज किए, उसने क्या मेथड्स यूज किए, और उसके कैलकुलेशन चेक करने पड़ेंगे। ऐसे 540 में दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई एस्टिमेट्स कैसे चेक करना, उस तरीके से मुझे उसका काम चेक करना पड़ेगा। फिर इवैल्यू, अगर हम लोग बात करते हैं उसके रिपोर्ट्स की, अगर हम उसकी बात करते हैं उसकी रिपोर्ट की, तो उसकी रिपोर्ट रेलेवेंट और रीजनेबल है ना, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। मतलब जो मैं चाहता था कि भाई पीएनएल में ये डेबिट्स लगते हैं, नोट्स अकाउंट्स में ये बातें आती है, वो तो रिपोर्ट में तो लिखी होनी चाहिए। कैसे उसका काम चेक करूंगा? 500 की जो प्रोसीजर है ना, अपन ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रिकम्पुटेशन, रीपरफॉर्मेंस, पूरी वो प्रोसीजर लगा कर सकता हूँ। अगर इनकंसिस्टेंसी मिलती है ना, तो हम किसी दूसरे एक्सपर्ट से, अगर उसके काम में यार, इसके काम में कुछ गलतियां मिल रही है, तो दूसरे एक्सपर्ट से डिस्कस करो, ऐसा होता है क्या, चलता है क्या, कि सही में वो कुछ गड़बड़ लग रही है। और जो भी फाइनल डिस्कशन, ऑडिट शुड डिस्कस एक्सपर्ट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करनी चाहिए कि भैया ये फाइनल रिपोर्ट मैनेजमेंट को ही बतानी चाहिए। तो उसका डेटा बराबर है ना, उसके अजम्पशंस और मेथड्स बराबर है, उसमें 2 स्पेशल केस आ सकते हैं, और उसकी रिपोर्ट हमारे लिए रिलेवेंट है ना, और 4-5% की डेविएशन हमको चलता है, वो हमको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा लगता है ये सब करने के बाद में, ये तीनों चीज चेक करने के बाद, भाई उसका काम बहुत ही बेकार है, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हो रहा है, उसको फिर से अपॉइंट करके फिर से ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के बारे में बोलो, या फिर खुद मैदान में उतर जाओ। ऐसा लग रहा है यार ना वो एविडेंस दे पा रहा है ना मैं जमा कर पा रहा हूँ, तो सबूत की कमी हो गई, तो यार मॉडिफाई कर दो। आखिरी में उसकी रिपोर्ट के बारे में अपने रिपोर्ट में लिखना क्या, अगर मैं क्लीन रिपोर्ट दे रहा हूँ, क्लीन रिपोर्ट दे रहा हूं, तो किसी को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, हम उसका कोई रेफरेंस देते नहीं है, अनमॉडिफाइड चलती चीजें, ठीक है। अगर मॉडिफाइड, अगर मैं मॉडिफाई करूंगा, क्वालिफाई कर रहा हूँ रिपोर्ट, और मुझे लगता है कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूँ, ठीक है। रेफरेंस दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का भी रेफरेंस दूं, ऐसा हमने एसओ के ऑडिटर में ही पढ़ा था। मैं रेफरेंस दे सकता हूँ एसओ की रिपोर्ट में, लेकिन रेफरेंस देने से मेरी जिम्मेदारी कहीं पर भी कम नहीं होगी। करेक्ट, कल अगर गलती मिलती है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा उस गलती का। देखिए ऐसे 700 शुरू करें, उसके पहले हमको टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क समझना जरूरी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेट जिसके बेस पे अकाउंटिंग होती है, उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जब फ्रेमवर्क ऐसा बोले, यूजर की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको, अगर हम जो रिक्वायरमेंट्स बोल रहे हैं, मेथड्स बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं, उससे कुछ अलग करना है वो कर सकते हो, या अगर ऐसा बोले कि अगर आपको एडिशनल कुछ बातें करनी है, डिस्क्लोजर देना है, वो कर सकते हो। ऐसे दोनों में से कोई भी परमिशन अगर दे दे फ्रेमवर्क, तो वो महान फ्रेमवर्क है, उसको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं। इंडिया में शेड्यूल 3 बोलता है कि आप हेडिंग्स बदल सकते हो, एएस बोल सकता है कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हो, महान फ्रेमवर्क है, ठीक है। ऐसे केस में
अकाउंटेंट दिल खोलकर अकाउंटिंग करता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, हम भी दिल खोलकर ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर व्यू। एक कदम आगे जाकर हम लोग बात करते हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब ऐसा है, ना चेंजेस कर सकते हो ना एडिशन कर सकते हो, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फ्रेमवर्क होता है। डिफेंस कंपनीज और जहाँ पे सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे ऐसा फ्रेमवर्क होता है। वहां पे अकाउंटेंट बहुत ही मन मार मार के अकाउंटिंग करता है, एकदम एज पर फ्रेमवर्क। तो हम भी बोलते हैं छोड़ना यार, ठीक है। हम भी बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क है, अच्छा बुरा है तुम सोच लो, ठीक है, ये आगे काम आएगा। ओपीएन की वर्डिंग्स बदल जाती है। अब 700 के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है एलिमेंट्स, टाइटल क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर एड्रेसी एज पर लॉ होना चाहिए, लॉ नहीं तो रेगुलेशन, रेगुलेशन नहीं तो फिर अग्रीमेंट में क्या लिखा है, नहीं तो जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको आप कर दो। इंडिया में शेयर होल्डर्स के लिए कि भाई शेयर होल्डर्स को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है, खास उनके लिए बनाया गया है। फिर मुद्दे की बात ओपिनियन, ओपिनियन में हेडिंग आती है ओपिनियन, पहला कौन आता है कि हमने ऑडिट किया है, कौन से कंपनी का ऑडिट किया है, कौन से साल का ऑडिट किया है, और उसमें हमने क्या क्या कवर किया। भाई टाइटल लिखो कि भाई बैलेंस शीट कवर किया, पीएनएल कवर किया, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर किया, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कवर किया, नोट्स टू अकाउंट्स कवर किए कि नहीं वो तो अलग से लिखो भाई साहब, उसमें बहुत इंटरेस्ट है लोगों को। तो इनिशियल पॉइंट हो गया। फिर अल्टीमेटली ओपिनियन की वर्डिंग आती है। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हम बोलते हैं यस सोसाइटी के लोगों को सुन लो, सोसाइटी के लोगों सुन लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से है प्लस, ठीक है, क्योंकि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आल्सो। तो इसको और ऐसा ही बोल सकते हैं, प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है बस वेदर इट इज एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, इतना बोलकर निकल लो। अब लोगों ने ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए, इसलिए बेसिस ऑफ ओपिनियन देते हैं। अरे ओपिनियन पे पूरा भरोसा करो रे, बंदा बहुत जोरदार है, बंदा एथिकल और इंडिपेंडेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट जो 200 में पढ़ते हैं, और बंदा इंडिपेंडेंट है, पूरा भरोसा करो। उसने काम भी एक नंबर किया है, एज पर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग काम किया है उसने। और अगर तुमको उसके काम के बारे में और समझना है मेरे काम, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है ना, जाके पढ़। पूरे दिल से मैं अश्योर करना चाहता हूँ, मेरे पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है, बिल्कुल चिंता ना करें। बेसिस के बाद में गोइंग कंसर्न, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो ये पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस किया जाता है एज पर SF 570, हर जगह पे आए, जरूरी नहीं होता ये। की ऑडिट मैटर भी सबको एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ ही कंपनियों को एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ऐसे 701 में इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। अब कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग पहले ही क्लैरिफाई करते हैं भाई साहब, मैनेजमेंट जिम्मेदारी, जिसकी भी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट, TCW तो TCW जी, उनकी जिम्मेदारी, हेडिंग डाल देते हैं और उसमें लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है। बनाना, और वो अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है और वो क्या ट्रू एंड फेयर भी दे रहे कि नहीं दे रहे, ये सब बनाना अच्छे से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो उसके हिसाब से बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है। ये बनाने के लिए ये बनाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंटरनल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनानी पड़ती है, वो भी उनकी जिम्मेदारी। गोइंग कंसर्न बराबर है क्या, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ती है, वो भी वही सोचेंगे। और एग्जैक्टली कौन है वो लोग, उनको आइडेंटिफाई करो, ऑडिट कमेटी है वो लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी है, एग्जैक्टली कौन लोग है जिनकी जिम्मेदारी थी है, उनका उनका उनके ग्रुप का नाम आप वहां पे लिख दो। तो पहले क्लियर कर दो भैया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, फिर आते हैं ऑडिटर की जिम्मेदारी। उसमें 3 बातें बताता है। ऑब्जेक्टिव, भाई हमारा मेन काम तो ओपिनियन देना है। ओपिनियन देने के लिए हम क्या करते हैं वो और बता दो। हम रीजनेबल अश्योरेंस से पता करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं है। भाई हमारा हमने ओपिनियन तो दे दिया, उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस से पता लगाते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब समझा दो, मटेरियलिटी मतलब क्या समझा दो, मिसस्टेटमेंट मतलब क्या समझा दो, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्टिव को और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट, ये वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 जो हमने ऐसे 200 में पढ़े थे, ये यहीं पे ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा लिखना पड़ता है। फिर जिम्मेदारी में हमारे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने के बाद हम स्कोप समझाते हैं कि भाई रेंज ऑफ एक्टिविटी हमने क्या परफॉर्म की। इसमें पहले अरे ऑडिटर एक नंबर आदमी है, पहले ही बता दिया था कि वो एथिकल इंडिपेंडेंट है, अब बता रहे हैं उसने अपने जजमेंट सारे सोच समझ के बनाए हैं, सोच समझ के जजमेंट बनाए, पूरे ऑडिट में वो अलर्ट था, हर जानकारी मिलने पे वो अलर्ट था, और उसने अपने जजमेंट सोच समझ के बनाए, वो बताते हैं। ऑडिटर जोरदार आदमी। प्रोसेस, अरे उसने रिस्क असेसमेंट मारा है यार, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाला है, सभी तरह की रिस्क निकाली है, फ्रॉड रिस्क कितनी है, कोल्यूजन की रिस्क, ओवरराइड की रिस्क कितनी है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल में कोल्यूजन की रिस्क कितनी है, फिर फॉर्जरी की रिस्क कितनी है, सभी तरह की रिस्क निकाले उसने। रिस्क निकालने के बाद में उसने ऑडिट प्रोसीजर तय किया कि TOC लगाऊंगा कि सब्सटेंटिव ज्यादा लगाऊंगा और कैसे लगाऊंगा, सब तय किया, फिर एविडेंस ऑब्टेन किया है। समझा रहे, ऑडिटर जोरदार बंदा है, पूरी एक नंबर प्रोसेस फॉलो की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ा थोड़ी उसने, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न को तो भाई साहब उसने बहुत बढ़िया इवेलुएट किया है, ठीक है, गोइंग कंसर्न। फिर दूसरा दूसरा उसने AED, अकाउंटिंग पॉलिसी सोच समझ के, इन डेप्थ सोच के बनाई गई ना, एस्टीमेट ध्यान देकर बनाए गए ना, डिस्क्लोजर सबको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर देना, AED भी चेक किया है। और आखिरी में सब होने के बाद, ठीक है, ये चेक करता है मैनेजमेंट ने काम बराबर किया है, आखिरी में सब होने के बाद वो एक बार देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये सही जानकारी दे रहे ना,
इससे दिख रहा है उगता हुआ सूरज है कंपनी, सही में है क्या? ढलता हुआ है तो सही में ढलता हुआ है क्या? फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सही में है क्या? वीक है, सही में है क्या? ये इंपॉर्टेंट, फेयर प्रेजेंटेशन एक कदम आगे जाके सोचना पड़ता है। तो बंदा जोरदार है, प्रोसेस सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बातें करता है। भैया नॉन कॉर्पोरेट्स में पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में साफ साफ लिख देते हैं इंटरनल कंट्रोल, माना हम लोगों ने स्टडी किया, इवैल्यूएट किया कि वो एक इंटरमीडिएट स्टेप है ऑडिट की, लेकिन मैं सिस्टम के ऊपर कोई ओपिनियन देने वाला नहीं हूं। कॉर्पोरेट्स कंपनी में क्या होता है, लॉ ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोप दी है कि भाई साहब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे तो आपको बात करनी पड़ेगी, ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। तो कॉर्पोरेट कंपनी के केस में कि हम ओपिनियन नहीं देंगे, वो वाली लाइन निकाल लेते हैं। फिर ब्रांच का पूरा काम हमने किया कि नहीं किया, इसके बारे में एक आइडिया देते हैं, ठीक है, इसके बारे में एक आइडिया देते हैं। यहाँ पे डिटेल तो ओएमपी में समझाते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ में हम लोग ये समझाते हैं कि भाई कितने ब्रांचेस का हमने नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया कि पूरा काम हमने किया कि कुछ काम दूसरे लोगों ने किया, ये बताए थे। तो हमने स्कोप बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है और कैसे काम किया है। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बोले हमने सबको लूप में रखा है, सबको इन्फॉर्म रखा हमने। हमने शुरुआत में बता दिया कि हम बहुत ही एथिकल इंडिपेंडेंट है। हमने हमारा प्लान बता दिया टीसीडब्ल्यू जी को, हमको जो फाइंडिंग्स मिले वो भी बता दिया, ऑडिट रिपोर्ट में जो चेंजेस करने वाले थे वो भी बता दिया, की ऑडिट मैटर क्या डालने वाले थे वो भी हमने सही समय पे बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो पहले बोल देते। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी में ऑब्जेक्टिव्स को और समझाओ, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रेंज ऑफ एक्टिविटीज और कितने ब्रांचेस हमने किए नहीं किए वो भी समझा दो। और कम्युनिकेशन, ये जो आखिरी के दो एरियाज है ना, ये वाले, ये जो आखिरी के दो एरियाज है, इसमें ऑप्शन है, या तो ये रिपोर्ट में ही लिख लो, या तो फिर ये अपेंडिक्स एनेक्शर में डाल दो रिपोर्ट में, या फिर वेबसाइट पे आप उसको पोस्ट कर दो और उसको बता दो कि वेबसाइट पे कहाँ पे पोस्टेड है, उसकी लिंक दे दो यहाँ पे। तो ऑडिट रिपोर्ट की बल्कीनेस कम करने के लिए ऐसा है। फिर लॉ भी बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बातें लिखो, लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो बातें लिखनी पड़ती है उसके लिए और एक पार्ट बनाया जाता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ऊपर ओपिनियन और उससे रिलेटेड ऊपर जो सेक्शंस है, इसके अलावा अगर कोई बात लिखनी तो यहाँ पे लिखी जाती है। अगर लॉ और ऊपर वाले लोग सेम बात कर रहे हैं तो उसको ऊपर ही इंक्लूड कर लेते, तो लॉ को पढ़ते। अगर वो वही बात बोल रहे हैं जो ऊपर के सेक्शंस में, तो उसको ऊपर ही कवर कर लो कि भाई ये लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग। अगर अलग बात करें तो नीचे कर लो। जब लॉ के हिसाब से एक सेपरेट पार्ट बनता है तो ऊपर के पार्ट को नाम देना पड़ता है फॉर, अच्छा अच्छा नीचे का पार्ट एज पर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ऊपर का पार्ट क्या है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब सब बन गया भैया, लॉ के हिसाब से भी रिपोर्टिंग हो गई सेकंड पार्ट में। अब आपको सिग्नेचर, भाई सिग्नेचर दो, आपके दोनों नाम देने पड़े। इंडिया में फर्म के नाम भी देना पड़ता है, फर्म का नाम भी देना पड़ता है और पार्टनर का नाम भी देना पड़ता है, और दोनों के रजिस्ट्रेशन भी नंबर रहते हैं। तो दोनों के नाम, दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, आपकी सिग्नेचर आएगी, फिर आपका सिग्नेचर डेट आएगा, आपका डेट इंपॉर्टेंट है कि कब ऑडिट खत्म हो रहा है, और फिर आपका प्लेस आएगा, सिग्नेचर डेट और प्लेस। प्लेस वो जगह होती है जनरली जहां पे सिग्नेचर होती है, जनरली ऑफिस जहां पे सिचुएटेड होता है, ऑफिस जहां पे सिचुएटेड रहता है। अगर मुंबई के ऑडिटर्स है, कोलकाता के है, पुणे के है, इंदौर के है, दिल्ली के है, कहाँ का है, उनका वो नाम लिखा होता है वहां पे। और रिपोर्ट बनने के बाद में टी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको यूडीन नंबर जनरेट करना पड़ता है, और वो भी लिखना पड़ता है। यूडीन नंबर 15 दिन के अंदर जनरेट करना पड़ता है, अभी आपके कोर्स में ये एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद में फॉर्मिंग ओपिनियन की अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है, देखो ये पोर्शन थोड़ा इंटर का है लेकिन मैंने सोचा कवर कर लूं। ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या सोसाइटी जो हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से ट्रू एंड फेयर, तो एक कदम आगे जाना पड़ता है। कैसे फ्रेम करे ओपिनियन, सभी मटेरियल आइटम्स में जाना पड़ेगा और रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करें, अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, एविडेंस इकट्ठा करके समझेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, मैनेजमेंट हो सकता है उसको करेक्ट कर ले, हो सकता है करेक्ट ना करे। ठीक है, फिर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कितने देखना पड़ेगा, उससे हमको क्वांटिटी पता चलेगी, क्वांटिटी ऑफ मिस्टेक कितना है। क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग भी देखो, उस पर चर्चा करेंगे। दोनों चीज को ध्यान में रख के फिर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। तो भाई ये ओपिनियन फ्रेम करना है, उसके लिए मटेरियल एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा, और मटेरियल एरियाज पे कैसे फोकस करना, ये तीन बातें दी हुई है यहाँ पे। चलिए, स्टैंडर्ड का ऐसा कहना है कि ओपिनियन बनाते वक्त कुछ स्पेसिफिक बातों पे ध्यान दे देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस क्या है, फिर से थोड़ा इंटर लेवल का क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगा कि फाइनल लेवल भी कवर कर सकते हैं। मास्टर करके शॉर्टकट है, सभी मटेरियल ट्रांजैक्शंस की बराबर अकाउंटिंग हुई है ना, डिस्क्लोजर है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये हमेशा देख लेना चाहिए ओपन बनाने से पहले। ए फॉर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के सारे इंपॉर्टेंट चीजों का कंप्लायंस है ना, देख लेना चाहिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का बराबर डिस्क्लोजर है ना, देख लेना चाहिए। टर्मिनोलॉजीज जो यूज हो रही है, हेडिंग्स दिए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स के और अंदर चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, उससे कोई मिसलीडिंग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस्टिमेट्स रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होने चाहिए। रिलेवेंट, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल जानकारी मिले। फिर ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, बहुत सी बार लॉ देता है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर इसके अंदर सारे एलिमेंट्स है, आपके टाइटल से लेके आखिरी में यूडिन तक, अगर सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है,
ठीक है, कुछ टेम्पररी वाली चीजें वो छोड़ दीजिए आप, जैसे गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि भले ही लॉ के हिसाब से रिपोर्ट, लेकिन सारे एलिमेंट्स है, दिस रिपोर्ट इज एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। लेकिन अगर, ठीक है, ये एलिमेंट्स नहीं है तो हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस नहीं देना चाहिए। जैसे टैक्स ऑडिट जो रिपोर्ट है उसमें सारे एलिमेंट्स कवर्ड नहीं है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हमने वहां पे रेफरेंस नहीं देना चाहिए। ये मल्टीपल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एफआरएफ का क्या फंडा है? कभी कभी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं और वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, मल्टीपल इन्वेस्टर्स है अलग अलग जुरिस्डिक्शन के, वो बोलते हैं ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होना चाहिए। इंडिया का बंदा बोलता है कि ऑडिट इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। अभी क्या ऑडिटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है दोनों को मिलाकर ऑडिट कर सकता है? यस। एक ऑडिटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स, लोकल स्टैंडर्ड्स, ऐसे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपना ऑडिट कर सकता है और उसकी रिपोर्ट दे सकता है। शर्त यह है कि दोनों स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ओपिनियन सेम आना चाहिए, ईएमपी ओएमपी सेम आना चाहिए, और जो मिनिमम एलिमेंट्स है टाइटल से लेके, ठीक है, यूडिन तक, वो सभी मिनिमम एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो सकती है तो फिर आप बिल्कुल लिख सकते हैं आपके ऑडिट रिपोर्ट में दैट वी हैव परफॉर्म्ड आवर ऑडिट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग व्हिच आर इशूड बाय आईसीएआई। दोनों का रेफरेंस हम दे सकते हैं। अगर कोई आप ऐसा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का है, जैसे श्रीलंका का है या पर्टिकुलर सिर्फ न्यूजीलैंड का है, तो आपने ऐसे स्टैंडर्ड के बारे में और जानकारी देनी चाहिए कि इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, किसने ऑथराइज किया, अप्रूव किया, किसके लिए एप्लीकेबल है। लोगों को और एजुकेट करना चाहिए अगर कोई लोकल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को रेफर किया जा रहा है तो। फिर कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया के से भी इंडिया के हिसाब से भी होनी चाहिए, आईएफआरएस के भी हिसाब से होनी चाहिए। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो फ्रेमवर्क के हिसाब से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप डेफिनेटली आपके ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकते हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर इंड एस एंड आईएफआरएस बोथ। जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दो का रेफरेंस दे सकते हैं, वैसे फ्रेमवर्क भी दो का रेफर कर सकते हैं, लेकिन शर्त है वापस, एक तो फुल कंप्लायंस होनी चाहिए, सारे इनकम, सारे एक्सपेंस, सारे एसेट, लायबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट, सब कुछ दोनों के हिसाब से बनना चाहिए, दोनों का फुल कंप्लायंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पीएनएल इंडेस के हिसाब से और आपका बैलेंस शीट आईएफआरएस के हिसाब से, फुल कंप्लायंस होना चाहिए। और दोनों के हिसाब से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो एसेट्स आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट्स जो है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब कुछ दोनों से सेम आना चाहिए। कोई रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों का रेफरेंस दो। फिर उन्होंने और एज ए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सुनो, अगर नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉफिट एज पर इंड एस दिया हुआ है और प्लस माइनस कुछ चीजें करके प्रॉफिट एज पर यूएस गैप निकाला हुआ है, सपोज इस तरीके से काम किया है, इसको फॉलोइंग टू एफआरएफ्स नहीं बोलते। दिस इज नॉट कॉल्ड फॉलोइंग टू एफआरएफ्स, इट इज सिंपली कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, करेक्ट। तो दो एफआरएफ का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक रिको बनाकर दोगे, डोंट से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर टू एफआरएफ, आप बोलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस है, दैट्स इट, ठीक है। तो दो स्टैंडर्ड रेफर कर सकते हैं, शर्तें लागू, दोनों के हिसाब से ओपिनियन, ईएमपी ओएमपी सेम और मिनिमम एलिमेंट्स फॉलो चाहिए। दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी रेफर कर सकते हैं, शर्तें लागू, दोनों का फुल कंप्लायंस होना चाहिए, दोनों का फुल कंप्लायंस होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, एंड सेकंड थिंग, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज उसमें रहेगी कि दोनों का फुल कंप्लायंस और दोनों के प्रॉफिट में कोई रिको की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अलावा जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है वॉलंटरीली या फिर किसी लॉ के हिसाब से, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। जैसे खुद होकर डेटर्स की लिस्ट डाल दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, क्रेडिटर की लिस्ट डाल दी, हमारे एम्प्लॉयज का मैरिटल स्टेटस डाल दिया, किसी ने पूछा ही नहीं था फिर भी डाल दिया, एवरेज एज डाल दी। एमएसएमई एक्ट बोलता है माइक्रो स्मॉल मीडियम बता दो लॉ के हिसाब से, एफआरएफ में नहीं लिखा था, फिर भी चीजों को भर दे रहे हैं वॉलंटरीली या फिर कोई लॉ है उसकी वजह से, तो आप सिंपल बोलो, इज इट इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका रहना बहुत जरूरी है? क्या इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग और बहुत इंप्रूव हो रही है? क्या उसको यहां से अलग किया ही नहीं जा सकता? अगर ऐसा है कि यहां से अलग उसको कर ही नहीं सकते, यही उसकी बेस्ट प्लेस है, इट इज गिविंग वैल्यू एडिशन, तो ठीक है, उसको एक नॉर्मल नोट्स टू अकाउंट जैसे कवर कर लो, उसकी भी चेकिंग कर लो। अगर नहीं, ऐसा लगता है कि ये फालतू की इंफॉर्मेशन है, यहां पे देने की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती दे दी है, डेटर की इंफॉर्मेशन, क्रिएटर की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन क्यों दी है यार, मैनेजमेंट को बोलेंगे इसको अलग से बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाए, वहां पे सिग्नेचर विग्नेचर ले ले, उसके बाद में अलग से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन हेडिंग देके उसमें तेरे को जो छापना है छाप दे भैया, ठीक है। ऐसा करता है तो बहुत बढ़िया। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा, ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करेगा, तो मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा कि we don't take responsibility of note number 48, 49, 50 because they are supplementary information and they are not integral part of the financial statement, they are not required, but still management has included, we will read it like other information discussed in 720 हम देखेंगे जब देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए उन्होंने, ये तो भैया कॉन्सेप्ट बता दिया, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होती है और देखना पड़ता है इंटीग्रल है कि नहीं,
और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। अब एग्जाम्पल, और एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर था, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल कि अगर कोई कंपनी है, उसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए इंडियस के हिसाब से, और उसने नोट्स टू अकाउंट से बड़ी प्यारे तरीके से समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना पार्ट एज पर यूएस गैप है, कितना पार्ट यूएस गैप के हिसाब से नहीं है, जो पार्ट नहीं है उसके उसमें यूएस गैप क्या बोलता है, क्या होना चाहिए, ऐसा एक्सप्लेन किया है कितना पार्ट, ठीक है, पूरी तरीके से। और साथ में रिकंसिलिएशन भी दिया है कि इंडियस के हिसाब से ऐसा है, यूएस गैप के हिसाब से इतना होना चाहिए। अगर नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसा पूरा कितना परसेंट कंप्लायंस है, प्रॉफिट कैसे बदलता है, एसेट्स कैसे बदलते, पूरा एक्सप्लेन किया है। ये ऐसी चीज है कि इसको कहीं और बताना पॉसिबल नहीं है। इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको जहां है वहां पे रहने दो, उसको एज अ नोट्स टू अकाउंट्स आप रीड कर लो, समझ लो, चेक कर लो, और उसको अपने ओपिनियन में कवर कर लो। लेकिन सपोज, ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर इंड एस, और एक सेपरेट पीएनएल दिया है, एडिशनल पीएनएल दिया है एज पर यूएस गैप, एक सेपरेट पीएनएल दिया है, एडिशनल पीएनएल अपेंडिक्स के अंदर, उसका एग्जिस्टिंग पीएनएल से कोई लेना देना नहीं है, ऑल द इनकम्स एज पर यूएस गैप, ऑल द एक्सपेंस एज पर यूएस गैप, प्रॉफिट लॉस एज पर यूएस गैप, अलग से दिया है। भाई साहब, इसको यहां पे बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई क्रॉस रेफरेंसिंग ही नहीं है। एक काम करो, रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जान दो, फिर बता दो ना एडिशनल पीएनएल एज पर यूएस गैप, अलग से बता दो। हम उसको बोलेंगे उसको सेग्रीगेट कर दो, ठीक है, एज ऑडिट उसको सेग्रीगेट कर दो, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है। मान जाते हैं तो बहुत बढ़िया, ऑडिटर उसको कवर नहीं करेगा, नहीं मानते तो लिख देंगे कि हम इसको कवर नहीं करते। तो यहां पे इन्होंने इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का एग्जांपल दिया है। इंटीग्रल मतलब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है, नॉन इंटीग्रल मतलब जरूरी नहीं, उसको अलग कर दो। फिर इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ द अकाउंट, सॉफ्टवेयर वाले, सब लोग मिलकर कितने बहुत ज्यादा सोचकर, हर छोटी मोटी चीजें सोच के जब अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटी। ऐसे 260 के हिसाब से क्वालिटी में 3 चीजें थी, एईडी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टीमेट, डिस्क्लोजर। बड़े सोच समझकर, गहराई से सोचकर, कंपनी को देखकर बनाने चाहिए, ठीक है, तब जाके क्वालिटी अकाउंटिंग ऐसा बोलते हैं। और एक चीज देखनी चाहिए, मैनेज, देखो गलतियां कैसी है वो उसको बोलते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी देखो। और देखो मैनेजमेंट बायस है क्या, जब मैनेजमेंट अपना हिडन एजेंडा लगाता है, और हिडन एजेंडा लगाता है, प्रॉफिट्स को सिर्फ बढ़ाने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, तब हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट बायस लग रहा है। कब लगता है कि आपको बायस्ड है? सिलेक्टिव करेक्शन, सिर्फ जहां पे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं बस उसको करेक्ट कर रहा है, जहां पे कम हो रहा है उसको करेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको सिलेक्टिव करेक्शन बोलते हैं। अगर ऐसा सिलेक्टिव करेक्शन आपको दिखे, हम बार बार गलतियां बता रहे, प्रॉब्लम्स बता रहे, फिर भी वो डेफिशिएंसीज दूर नहीं कर रहे, ठीक है, सिलेक्टिव करेक्शन होना, डेफिशिएंसी को दूर नहीं करना, ये दिखाता है मैनेजमेंट बायस्ड है। और अगर मैनेजमेंट बायस्ड है तो कैसे इन-डेप्थ चेकिंग करनी चाहिए, 540 के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो कितने रुपए की गलती है उसके साथ साथ क्वालिटी भी देखनी चाहिए, और मैनेजमेंट बायस्ड भी देखना चाहिए। देखो, क्वालिटी थोड़ी सी खराब रहना या मैनेजमेंट बायस्ड होना अपने आप में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मैं इसकी वजह से मॉडिफाई नहीं करता हूं। लेकिन जब मुझे गलती मिलती है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और मुझे ओपिनियन बनाना पड़ता है, क्वालिफाई करूं कि नहीं, क्वालिफिकेशन की जगह एडवर्स दू की नहीं, तब ये क्वालिटी वाली चीजें बड़ी काम आती है जजमेंट बनाते वक्त, ओपिनियन बनाते वक्त, ठीक है। चलिए, ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में क्या फर्क होता है? देखो, ऑडिट रिपोर्ट जनरली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनती है, सर्टिफिकेट एक बहुत ही लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे सिर्फ एक्सपोर्ट होते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंस होते हैं, कोई नोट्स टू अकाउंट्स होता है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होता है, उसके लिए होता है। प्रोसीजर और एविडेंस दोनों में लगाई जाती है, दोनों में एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, दोनों में एविडेंस हम लोग ऑब्टेन करते हैं, यस। लेकिन ऑडिट में, ऑडिट प्रोसीजर करते वक्त, एविडेंस निकालने के बाद और रिपोर्ट बनाते वक्त सब तरफ जजमेंट लगता है, यहाँ पे जजमेंट नहीं लगता। ऑडिट में हम लोग फाइनल ओपिनियन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वाउच करते हैं एक्यूरेसी, कमेंट करते हैं कि भाई चीजें एक्यूरेट है कि नहीं। दोनों में फैक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट में जो हम लोग ओपिनियन बनाते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बेस है, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट में हम लोग फैक्ट्स के ऊपर, मतलब फैक्ट्स एक्यूरेट है क्या उसके बारे में कमेंट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग जो ओपन देते हैं वो एग्जाम्पल है रिपोर्ट का, कंपनी ऑडिट। हम लोग जो कंपनीज एक्ट के अंदर सर्टिफिकेट बनाते हैं, ट्रिब्यूनल को सबमिट करते हैं, वो एग्जाम्पल है सर्टिफिकेट का। एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट हो सकता है, टर्नओवर का सर्टिफिकेट हो सकता है। फिर ये क्या होता है, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर वर्सेस रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी। सेक्शन 143 और सेक्शन 143 एसए 700 के हिसाब से हम लोग एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें ओपन बनाकर देते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स। और ऐसे 260 के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन करना पड़ता है टीसीडब्ल्यूजी। अब आपके ऑडिट रिपोर्ट में मेन चीज ओपिनियन है, और ओपिनियन से रिलेटेड बातें लिखी जाती है। ऐसे 260 के अंदर बहुत सारी बातें हमको बतानी पड़ी जो हमने डिस्कस की अभी। ये रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेशन है वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। ऐसे 701 एक स्पेशल सेक्शन की बात करता है, केएएम। सभी ऑडिट रिपोर्ट को ये नहीं लगता है, कुछ ही रिपोर्ट्स को ये लगता है। कौन सी रिपोर्ट? चलिए एक करके, अगर लॉ बोलेगा कि की ऑडिट मॉडल सेक्शन लगेगा तो डेफिनेटली लगेगा।
इसके अलावा अगर आप ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ऑडिट हो रहा है कंप्लीट सेट का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा फ्रेमवर्क जो पब्लिक एट लार्ज सबके लिए सूटेबल है उसको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बोलते हैं, और लिस्टेड एंटिटीज का अगर हो रहा है तीन कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है, तो आपके उसको की ऑडिट मैटर लग जाएगा। इसके अलावा अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इस एंटिटी में जरूरी है तो वापस की ऑडिट मैटर वो खुद होके वॉलंटरली इंक्लूड कर सकता है। तो तीन सिचुएशन में की ऑडिट मैटर लगेगा। उसमें और कहां नहीं लगेगा, अगर डिस्क्लेमर दे रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम लोग ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाए, ओपिनियन नहीं बना पाए, ठीक है, तो वहां पर ये नहीं लगने वाला। की ऑडिट मैटर में क्या जाएगा, 4 स्टेप का प्रोसेस। पहले आइडेंटिफाई सभी मैटर्स, उसकी लिस्ट बनाइए कि आपने साल भर में की आपने टीसीडब्ल्यूजी से क्या क्या कम्युनिकेशन किए। फिर स्टेप नंबर 2, ऐसे मैटर्स को आइडेंटिफाई करिए जहां पे जनरली ऑडिटर को बहुत सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन देना पड़ता है, सिग्निफिकेंट अटेंशन देना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, रिसोर्सेज को लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जनरली ऐसे 3 एरियाज होते हैं जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क या हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व हो, जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, या फिर जहां पे सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हुआ है। सिग्निफिकेंट रिस्क जैसे खास करके रेवेन्यू में होती है, डोमिनोज का एग्जांपल है। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, बहुत एक्सपांशन किया तो कैपिटलाइज करे ना करे, कैसे करे। फिर एमालगमेशन मर्जर डीमर्जर हुआ है, फिलिप्स का एग्जांपल है। ऐसे मामलों का आइडेंटिफाई, उसमें भी फिर सोचो कि इन मामलों में से भी मोस्ट सिग्निफिकेंस जहां पे बहुत रिसोर्सेस लगाने पड़े, बहुत समय लगाना पड़ा, बहुत डिस्कशन करना पड़ा, इन डेप्थ जाना पड़ा, इंटरेक्शन करना पड़ा, ऐसे कौन है, और करंट ईयर का वो होना चाहिए, तो आपको पता चल जाए की ऑडिट मैटर क्या है। अब उसका सेक्शन बनाना पड़ेगा, उसकी हेडिंग जाएगी की ऑडिट मैटर। इनोवेटिव लैंग्वेज में 2 स्टेटमेंट जाएंगे। पहले हम बताएंगे की ऑडिट मैटर मतलब ऐसे मामले होते हैं ऑडिटर को इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। हम सबको बोल देंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ मैटर्स के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, इसको सेपरेट ओपिनियन मत समझ लेना, ओपिनियन तो हम पहले ही दे चुके हैं। इसमें कंटेंट क्या आता है, मैटर को बताना पड़ेगा, और इसके डिटेल अगर पढ़ने तो कौन सा नोट्स टू अकाउंट का पॉइंट पढ़ना वो बताना पड़ेगा। इसको हमने की ऑडिट मैटर क्यों बोला, रिस्क की वजह से, या जजमेंट की वजह से, या ट्रांजैक्शन की वजह से, और इसको कैसे हमने एड्रेस किया। अगर लॉ प्रोहिबिट करता है तो की ऑडिट मैटर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हमको लगता है इसके बताने से नुकसान ज्यादा होगा फायदे से मुकाबले, तो नहीं करेंगे। अगर की ऑडिट मैटर, देखो की ऑडिट मैटर सेक्शन एप्लीकेबल है लेकिन कोई मैटर ही नहीं है, या फिर मैटर है लेकिन हम लोगों को बताना नहीं है, अगर ऐसा होगा तो की ऑडिट मैटर सेक्शन की हेडिंग डालनी पड़ेगी और वहां पे बात बतानी पड़ेगी कि की ऑडिट मैटर है ही नहीं, या फिर ये बताना पड़ेगा मैटर है लेकिन नहीं बता रहे, ये उसके रीजंस है। फिर इसकी रिलेशन क्या है बाकी पैराग्राफ्स के थ्रू, अगर कोई ऐसा मैटर है जो मॉडिफिकेशन का भी रीजन बन रहा है और की ऑडिट मैटर के लिए भी एलिजिबल है, तो उसको बेसिस में डालेंगे। की ऑडिट मैटर में सिर्फ रेफर करेंगे कि भाई इसमें हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती, बेसिस पैराग्राफ में देख लो। अगर गोइंग कंसर्न का मामला ऐसा है कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है और हमको मेहनत भी करनी पड़ी थी, दोनों के लिए एलिजिबल है, तो इसको भी वापस गोइंग कंसर्न में ही लिखो आप। की ऑडिट मैटर में सिर्फ रेफरेंस दे दो कि भाई डिटेल्स गोइंग कंसर्न में आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर कोई मामला बेसिस वर्सेस केएम, बेसिस जीतता है, गोइंग कंसर्न वर्सेस केएम, वापस गोइंग कंसर्न जीतता है, सब लोग जीत रहे हैं की ऑडिट मैटर से। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा है जो एलिजिबल है के ऑडिट मैटर के लिए भी और ईएमपी ओएमपी में भी, तो वो की ऑडिट मैटर में ही जाएगा, वो जीतेगा। अलग अलग तरह के ओपिन होते हैं। अगर हम ऑडिट करने गए, सारे सबूत हमको मिल गए, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, तो हम अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड क्लीन देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन हम मॉडिफाई करना पड़ सकता है, ऑडिट करने गए हमको सबूत ही नहीं मिल रहा है, इक्का दुक्का जगह सबूत नहीं मिल रहा है, ठीक है, इक्का दुक्का जगह अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो हम लोग, हाँ भाई सबूत नहीं मिल रहे मटेरियल आइटम में, लेकिन परवेसिव अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्प्रेड नहीं है, तो हम लोग क्वालिफाइड ओपन देते हैं कि हाँ बस इतना छोड़ दो बाकी सब सही है। सबूत की कमी अगर फैली हुई है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हाथ खड़े कर देते डिस्क्लेमर, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अगर गलतियां इक्का दुक्का जगह है तो फिर क्वालिफाई कर देंगे। अगर गलतियां भर भर के फैली हुई है तो हम एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। अगर हम लोग बात करते हैं परसुएसिव मैटर की, अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं परसुएसिव, परसुएसिव नहीं, गलत हेडिंग है, यहां पे होना चाहिए परवेसिव होना चाहिए। परवेसिव, अगर बहुत सारे ऐसा सर मैटर ऐसी है, गलती ऐसी है, प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारे आइटम्स पे असर पड़ रहा है, तो वो हम लोग परवेसिव बोल देते हैं। एक ही मैटर को फर्क पड़ रहा है लेकिन वो मेजर पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको भी परवेसिव। फंडामेंटल डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट से गलत हो रहा है, उसको भी परवेसिव बोलते हैं। कभी कभी हम लोग ऑडिट करने जाते हैं और मैनेजमेंट हमको रोकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लिमिटेशन लगाता है कि आप ये ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, ये रिकॉर्ड नहीं सकते, इनसे बात नहीं कर सकते। ऐसे इसमें मैनेजमेंट को बोलेंगे देखिए इसको दूर कर दीजिए, दूर करें तो बहुत बढ़िया, दूर अगर नहीं करते टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे और ऑल्टरनेटिव प्रोसेस लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर भी ना टीसीडब्ल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया, ना ऑल्टरनेटिव प्रोसेस से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला। अगर इफेक्ट आपका परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाई कर दो, अगर परवेसिव है तो हम लोग विड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो डिस्क्लेमर। अगर अभी 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 तो बहुत शुरुआती हुई थी, विड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे, अगर काफी समय हो चुका तो डिस्क्लेमर के बारे में सोचेंगे। ये मॉडिफिकेशन का असर क्या पड़ता है हमारे ऑडिट रिपोर्ट में, टाइटल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, नो चेंज, एड्रेसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, नो चेंज। हाँ, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हेडिंग आती है इस पे भी कोई असर नहीं पड़ता। ओपिनियन
डेफिनेटली ओपिनियन में तो फर्क पड़ेगा ही। ओपिनियन के हेडिंग के अंदर देखिए, ओपिनियन के हेडिंग में फर्क पड़ जाता है। क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन, वो बोलते हैं पहली लाइन। डिस्क्लेमर के केस में पहली लाइन में फर्क पड़ जाता है। हम लोग बोलते हैं वी वर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट, कैसे बोल देंगे ऑडिट हमने परफॉर्म किया, वी वर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ओपिनियन की वर्डिंग्स बदल जाती है। क्वालिफाइड में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मिसस्टेटमेंट है तो एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ द मैटर्स विच आर एक्सप्लेन इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, बस इन मामलों को छोड़ दो, बाकी सब सही है। अगर सबूत की कमी थी तो एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट, भाई सबूत नहीं थे, पता ही नहीं चीजें सही गलत है, एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर एज एक्सप्लेन्ड इन द बेसिस पैराग्राफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर आपके एडवर्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर विच आर एक्सप्लेन इन द बेसिस ऑफ एडवर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। डिस्क्लेमर में क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर एक्सप्लेन्ड इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर वी वर अनेबल टू गेट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इसके बाद जो कंटेंट होता है, ये आपका बेसिस, आपका बेसिस फॉर ओपिनियन में हेडिंग बदल जाती है, बेस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर बोलते हैं। अब ये जो बेसिस पैराग्राफ है इसमें मजा आती है, रेगुलर चीजें तो होती है लेकिन यहाँ पे मुद्दा हम लोग समझाते हैं। अगर सबूत की कमी है तो हम बताते हैं एग्जैक्टली कौन से एरिया में क्या सबूत की कमी है, क्यों सबूत की कमी है, वो हम लोग समझाते हैं। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हम बोलते हैं भाई अमाउंट गलत है क्या, अमाउंट गलत हम बताते, डिस्क्राइब करते कौन सा इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी का अमाउंट गलत है और कितना गलत है, उसको क्वांटिफाई भी करते हैं। अगर हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो लिखो कि भाई हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, ये कारण है। अगर नरेटिव, अगर नोट्स टू अकाउंट्स में कोई स्टेटमेंट लिखा है, कोई जानकारी है उसमें गड़बड़ है, तो आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है और सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था। फिर बाद में अगर कोई चीज को डिस्क्लोज ही नहीं किया, ये प्रॉब्लम है, तो भाई साहब आप एक काम करिए, ठीक है, पहले देख लीजिए ये प्रॉब्लम लेकर टीसीडब्ल्यू जी, देखिए आपने कोई चीज छुपाई थी, हम लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं, अभी भी आपके पास मौका है, खुद होकर उसको इंक्लूड कर लीजिए, उसका नेचर भी बता देंगे कि ये, पहले टीसीडब्ल्यू को मौका देंगे अपनी गलती को दूर करने का, अपने प्रॉब्लम को दूर करने का। नहीं कर रहे, ठीक है, हम नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन की भाई कौन सी जानकारी थी, कि भाई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी छुपाई कि लीज छुपाया, क्या छुपाया वो बताएंगे। फिर हम डिटेल्स देंगे, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, डिटेल्स देंगे, लेकिन डिटेल देते वक्त ध्यान रखना चाहिए इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जनरली नहीं होता, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। और आपके पास में एविडेंस होना चाहिए टू प्रूव कि ये इंफॉर्मेशन सही है। अगर ऐसा है तो बिंदास उसको इंक्लूड आप कर लीजिए। ये जो लास्ट लाइन होती है बेसिस की, उसमें हम बोलते हैं हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए, एडवर्स के लिए, या फिर डिस्क्लेमर में हम बोलते हैं हमारे पास तो भैया जो आपको रीजन बताया ना बेसिस पैराग्राफ में, उस वजह से हमारे पास किसी प्रकार कोई सबूत नहीं है, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन, हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। एक और बात लिखी है, कभी कभी ऐसा मैटर होता है जिसकी वजह से डिस्क्लेमर देना पड़ता है, एडवर्स देना पड़ता है, और भी मैटर होते हैं जिसकी वजह से हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। सारे मैटर एक्सप्लेन करो, यस। अगर ऐसा है कि एक बार एडवर्स लग गया अब क्या बताना, ऐसा नहीं, एडवर्स वाली बातें भी समझाएंगे, डिस्क्लेमर वाली जो भी बातें होंगी, साथ में और क्वालिफिकेशंस भी होंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स, एक एक प्रॉब्लम, जितने प्रॉब्लम हमको पता है सारे समझाने हैं कि भाई एक बार फांसी की सजा हो गई अब और क्या नहीं, ऐसा नहीं, सारे मामले चलेंगे, सारी जानकारी दी जाएगी। आपके गोइंग कंसर्न वाले सेक्शन में कोई फर्क नहीं है, की ऑडिट मैटर में, हाँ डिस्क्लेमर में नहीं आता, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका जो डिस्क्लेमर है ना, वो डिस्क्लेमर के इसमें ये पैराग्राफ एकदम श्रिंक हो जाता। हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी थी ऑडिट करना, हमको अपॉइंट किया था ऑडिट करने के, लेकिन क्या बताए वो बेसिस पैराग्राफ में ऐसी चीजें हो गई, हमको हम ऑडिट ही नहीं कर पाए, हम सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पाए, और हम लोग ओपिनियन बना ही नहीं पा रहे। अदर मैटर में कोई चेंज नहीं है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट कोई चेंज नहीं है, सिग्नेचर डेट प्लेस में कोई चेंज नहीं है, यूडिन के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। चलिए, ऐसे 706 दो तरह के पैराग्राफ्स के बारे में बात करता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर, दोनों को साइड बाय साइड हम लोग चल देखते हैं। अगर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली लिखी हुई है, कोई इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी या कोई नोट्स टू अकाउंट, उसको हाईलाइट करना है ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंप्रूव हो, तो हम लोग ईएमपी डालते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे दिया है। फिर वैसे ही ओएमपी की डेफिनेशन है, अगर हमको कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दी हुई है, ऑडिट से रिलेटेड है, जिससे लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स प्रोसीजर्स एंड इवैल्यूएशन, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, तो हम लोगों ने अदर मैटर पैराग्राफ डालना चाहिए। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ईएमपी के एग्जांपल, जैसे पिछले साल कोई गलती थी उसको रेक्टिफाई किया, अचानक बहुत कोई प्रॉफिट लॉस आ गया, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो पिछले साल के वजह से कोई प्रॉफिट लॉस आया है, उस चीज को हाईलाइट करना है, ईएमपी डाल दो। फिर करंट ईयर में अमेलगमेशन हुआ है, याद रखने के लिए फ्लो बनाया, करंट ईयर के लिए अमेलगमेशन हुआ है, उसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डाल दो। करंट ईयर में कैटास्ट्रॉफ है, उसके लिए ईएमपी डाल दो। एंड ऑफ द ईयर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाया है, या फिर कोई लिटिगेशन है, उसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डालो। साल खत्म होने के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से रिवीजन हुआ है, उसके लिए आप ईएमपी डाल सकते हो। तो अगर कुछ हाईलाइट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का, तो ईएमपी डाल दो।
अगर आपको हाईलाइट करना है जो नहीं दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। जैसे अगर ये बताना है पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं था, पिछले साल ऑडिट किसी और ने किया था, प्रीवियस ऑडिटर, करंट ईयर के ब्रांचेस का ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया, साल खत्म होने के बाद में, साल खत्म हो रहा है, हम एक नहीं, हम एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कर रहे हैं उसी कंपनी के, क्योंकि एक आईएफआरएस के हिसाब से, एक यूएस गैप के हिसाब से, ये बात लोगों को बताना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी हमारी ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारे लोग रेफर करें, लिमिटेड लोगों के लिए बनाई है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन यूसेज है, इस बात को डालना चाहते हैं, फिर से हम ओएमपी डाल सकते हैं। तो ऑडिट रिलेटेड बातों को हाईलाइट करें तो ओएमपी डालो। दोनों की कंडीशन सिमिलर है, कंडीशन है। अगर आप ईएमपी डालना चाहते हो बिंदास डालो, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, गलती वाली चीजें बेसिस ऑफ ओपिनियन में जाती है। गलती वाली चीजें, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, गलती वाली चीजें यहां पे मत लिख लो, बेसिस में लिख लेना। और एक बात ध्यान रखो, अगर कोई मैटर ऐसा है कि वो ईएमपी के लिए भी एलिजिबल है और की ऑडिट मैटर के लिए भी एलिजिबल है, तो की ऑडिट मैटर जीतेगा। ओएमपी में हम बोलते हैं कि भाई साहब आप कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, तो आप देखो कॉन्फिडेंशियलिटी कोई लॉ प्रोहिबिट तो नहीं कर रहा है इसको। यहां पर भी वही बात लिखी है कि अगर कोई मामला ओएमपी के लिए भी एलिजिबल है और की ऑडिट मैटर के लिए भी एलिजिबल है, तो की ऑडिट मैटर में ही वो जाएगा। अभी अगर मैं दोनों कंटेंट की बात करता हूं, दोनों के अगर मैं कंटेंट की बात करता हूं, सिंपल कंटेंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ईएमपी की हेडिंग जाती है ईएमपी, ओएमपी की हेडिंग जाती है ओएमपी। अगर मल्टीपल ईएमपी है तो ईएमपी प्रायर पीरियड, ईएमपी एमालगमेशन, ओएमपी ब्रांच ऑडिट, ओएमपी प्रीवियस ईयर ऑडिट, ऐसा आप उसमें मल्टीपल हेडिंग्स सेम है, दोनों में डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। फर्क कहां पे है? बस इतनी चीजें दोनों में आती है, कुछ एडिशनल चीजें, 2 पॉइंट एडिशनल सिर्फ आपके ईएमपी में ही आते हैं कि भाई रेफरेंस दिया था नोट्स अकाउंट का, जिस नोट को हम हाईलाइट कर रहे थे उसका रेफरेंस दिया जाता है, वो खास बात है। और साथ में लिखा जाता है, मानता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं। फिर इनका प्लेसमेंट कहां पे होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई ईएमपी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, जैसे हम एएस से इंडियस पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको बेसिस पैराग्राफ के जस्ट नीचे लिखते हैं, मतलब की ऑडिट मैटर के भी ऊपर हो गया, वो इतना इंपॉर्टेंस होता है। बाकी केसेस में वो की ऑडिट मैटर के नीचे भी आ सकता है और की ऑडिट मैटर के ऊपर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अगर प्रायर पीरियड आइटम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो हो सकता है ठीक है, कि वो की ऑडिट मैटर के ऊपर भी रहे। तो ईएमपी कैन बी बिफोर की ऑडिट मैटर और आफ्टर, डिपेंडिंग ऑन कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर मैं ओएमपी की बात करता हूं, साफ साफ लिखा है लेकिन पढ़ के समझ में आता है, ओएमपी हमेशा की ऑडिट मैटर के नीचे ही रहेगा। इनफैक्ट उन्होंने बोला डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, की ऑडिट मैटर उसका रीजन लिख दीजिए और ओएमपी उसका पर्पस लिख दीजिए। ऐसा पर्पस लिखने से दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। इनफैक्ट ओएमपी तो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वहां पर भी जा सकता है, या फिर एकदम आखिरी में सिग्नेचर के जस्ट पहले रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खत्म हो गया, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गया, वहां पर डाल सकते हैं। जनरली ब्रांच कोड हमने नहीं किया, किसी और ने किया, ये आखिरी में डाला जाता है। जो भी हो हमेशा नीचे रहेगा, लीगल वाले पार्ट में भी जा सकता है और दोनों पार्ट खत्म होने के बाद में भी रह सकता है। जब भी आप ये डालने के बारे में सोचो तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओ ईएमपी ओएमपी के साथ में, एम्फासिस ऑफ मैटर दोनों के साथ, और टीसीडब्ल्यूजी के साथ में शेयर कर लो, उनको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। कोई अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। अगर ओएमपी बार बार रिकर हो रहा है तो बार बार कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस क्या ईएमपी और ओएमपी में? भाई साहब ईएमपी में आप एक तो ठीक है, जो मामला की ऑडिट मैटर में, की ऑडिट मैटर या ईएमपी में रह सकता है, वो सिर्फ की ऑडिट मैटर में आता है, की ऑडिट मैटर जीतता है एज कंपेयर टू ईएमपी। हाँ, ऐसा मामला हो सकता है कि दोनों के लिए एलिजिबल हो, जैसे एमालगमेशन में हमने बहुत मेहनत भी की है और इसको हाईलाइट भी करना चाहते हैं, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? की ऑडिट मैटर में लिखेंगे। बाकी दोनों का पर्पस अलग है, एक हाईलाइट करना चाहता है चीजों को अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए, एक बताता है कि ऑडिटर ने मेहनत कहाँ पे ज्यादा की। ठीक है, दोनों के प्लेसमेंट में भी फर्क है, दोनों के पर्पस अलग है। और मैंने बोला कोई मामला दोनों में आता होगा तो की ऑडिट मैटर जीतेगा। फिर ऐसे 710 है, पिछले साल की जानकारी हमेशा काफी बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दी जाती है, क्योंकि उसको कंपेयर करके समझता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, उसको कंपेरेटिव्स बोला जाता है। अब कंपेरेटिव्स को बताने के दो अप्रोचेस होते हैं, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच और करस्पॉन्डिंग फिगर्स अप्रोच। ये दोनों अप्रोच में फर्क है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर पिछले साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में दी हुई है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, उसको उतना ही इंपॉर्टेंस मिल रहा है जितना करंट ईयर को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच है। हम पिछले साल को अपने आप में एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रीट कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रहे पिछले साल की, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। इनफैक्ट वो सिर्फ करंट ईयर में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी ताकि कंपैरिजन हो सके, उसके अलग से कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, उसके अलग से कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसीज नहीं है। ठीक है, तो उसको करस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच अगर है तो ऑडिटर इंट्रो और ओपिनियन में करंट ईयर के साथ साथ में प्रीवियस ईयर को भी रेफर करता है। करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में पूरा इंपॉर्टेंस सिर्फ करंट ईयर का है, बाजू की इंफॉर्मेशन तो ऐसी है। तो इंट्रो और ओपिनियन में सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग फिगर्स को, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच बहुत पॉपुलर है, सब लोग सिर्फ करंट ईयर पे ध्यान देते हैं, बाजू की जो इन्फॉर्मेशन, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए दी हुई है। इंडिया का शेड्यूल 3 भी वही बोलता है। देखो ये जो स्टैंडर्ड है, ये रिपोर्टिंग अप्रोच समझा रहा है, ऑडिट अप्रोच नहीं समझा रहा है।
अगर आपने 2 साल का ऑडिट किया है तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में 2 साल को रेफर कर पाओगे इंटर ओपिनियन में। अगर आपने नहीं किया है, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ करंट ईयर को ही रेफर कर पाओगे और आपको बोलना पड़ेगा पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है ओएमपी डालकर। फिर ये कंपैरेटिव्स के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंपैरेटिव्स के लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग फिगर के लिए क्या है। एकदम सिंपल सी बात है, पहले बेसिक इवैल्यूएशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को पढ़ो, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हुए क्या। फिर आप कंपैरेटिव्स को पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस है, पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां से मैच कर लो, अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ लो, कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही क्या, बेसिक इवैल्यूएशन है। अगर आपको पॉसिबल मिसस्टेटमेंट अगर ऐसा लगता है तो ऑडिट प्रोसेस को और बढ़ाओ, और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, और इंक्वायरी करो, रीपरफॉर्मेंस रीकंपटीशन करके देखो कि गलती है क्या। अगर गलती मिलती है, पिछले साल में गलती मिलती है, अगर हम खुद ऑडिटर थे तो हमको सोचना पड़ेगा कि यार रेक्टिफिकेशन पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करवाना कि इस साल में इस साल में रेक्टिफिकेशन करना, डिपेंड करता है। एजीएम अगर नहीं हुई है तो हम पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करवा देंगे, एजीएम हो चुकी है तो हम लोग करंट ईयर में उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देंगे एज अ प्रायर पीरियड आइटम, एडिशनल प्रोसीजर्स। अब आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है, जितने साल आपने रेफर किए इंटर ओपिनियन में उतने साल का लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में आप मल्टीपल ईयर्स को रेफर करते हो तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल ईयर्स का होगा। फॉर एग्जांपल करंट ईयर के साथ साथ लास्ट ईयर का भी लेंगे, सर लास्ट ईयर का भी तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया होगा, कोई बात नहीं, वो एज ऑन लास्ट ईयर था, वापस लीजिए एज ऑन करंट ईयर। करस्पॉन्डिंग फिगर्स अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो आप सिर्फ करंट ईयर को रेफर करते, करंट ईयर का डब्ल्यूआर लाएगा, प्रायर पीरियड आइटम है तो उसके लिए स्पेसिफिक डब्ल्यूआर भी आप ले सकते हैं। तो बेसिक प्रोसीजर, एडिशनल प्रोसीजर और रिटर्न रिपेंट, तीन बातें। चेंज इन ओपिनियन, पिछले साल हमने पिछले साल पे क्लीन ओपिनियन दिया था, इस साल हमने पिछले साल पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, हम हमारा ओपिनियन ही बदल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। तो इस बात को समझाने के लिए अदर मैटर पैराग्राफ डालना पड़ेगा, अदर मैटर पैराग्राफ डाल के इस बात को समझाना पड़ेगा। अब और खास बात, अगर पिछले साल में गलती है तो क्या होगा, ठीक है, हम करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं और पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, वहां वो क्वालिफाइड हो सकती है, मॉडिफाइड हो सकती है, डिस्क्लेमर हो सकती है, या फिर इस साल ऑडिट करते वक्त मुझे गलतियां मिल सकती है। तो क्या होगा, हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे कि उसको रेक्टिफाई कर दो। अगर मैनेजमेंट उसको अग्री करता है तो हम लोग अनमॉडिफाइड देंगे, ज्यादा से ज्यादा इस रेक्टिफिकेशन को हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डाल सकते हैं। अगर मैनेजमेंट डिसअग्री करता है तो बड़ी बुरी बात है यार, आप पुरानी गलतियों को ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, अब सुनिए ध्यान दीजिए कि देखिए करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में जनरली हम लोग पिछले साल को रेफर नहीं करते, हम लोग सिर्फ करंट ईयर पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन अगर पिछले साल में गलतियां हैं तो फिर हमको उसको रेफर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये एक्सेप्शन है जनरल रूल को। अब रेफर कैसे करेंगे, देखिए उसका इफेक्ट करंट ईयर पे भी है क्या। अगर करंट ईयर पे है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में समझाएंगे करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर के फिक्स एसेट्स गलत है, इतनी इतनी गलती है, दोनों के डेप्रिसिएशन गलत है। अगर सिर्फ करंट ईयर पे, अगर सिर्फ पिछले साल पे इंपैक्ट है, करंट ईयर पे कोई इंपैक्ट नहीं, ऐसा हो सकता है पिछले साल लॉटरी इनकम को सेल्स में डाल दिया था, इस साल किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि देखिए इस साल में तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन पिछले साल में गलती है और पिछले साल की गलती की वजह से दोनों साल का कंपैरिजन गलत हो रहा है, इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, इसलिए हम मॉडिफाई कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन सही नहीं हो रहा, ये समझाना पड़ेगा। वी आर मॉडिफाइंग बिकॉज कंपैरिजन इज नॉट गोइंग प्रॉपरली, इंटरप्रिटेशन में गो रॉन्ग, इसीलिए हमको मॉडिफाई करना पड़ रहा है। अभी 720 क्या है, आप बोलते हैं कि ये आ, आपके एनुअल रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चेयरमैन का रिपोर्ट होता है, बीओडी रिपोर्ट रहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट रहता है, उन सबको बोला जाता है अदर इंफॉर्मेशन। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, मैनेजमेंट के पास जाकर बैठो, यार आप एनुअल रिपोर्ट के बंच में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भरने वाले हो वो बताइए, तो वो आपको लिस्ट दे देंगे, अच्छा इतने सारे डॉक्यूमेंट्स भरोगे, बहुत बढ़िया, मुझे ये बताइए कि ये डॉक्यूमेंट्स का कौन बनाने वाला है, कब बनाना है, कब तक आप बनाने वाले हो, कौन से समय तक आप बनाने वाले हो उसकी ठीक है, अच्छा ये बनाने वाले, वो भी समझ गया। अच्छा आपके बंदों को प्लीज ये इंस्ट्रक्शन दे दीजिए ना कि जैसे ही बन जाएंगे हमको एक कॉपी दे देंगे, ठीक है, और ऑडिट रिपोर्ट तक मिल जाए, ऑडिट रिपोर्ट के पहले प्लीज दे दीजिए, रिपोर्ट बनानी पड़ती है हमको। अगर आप नहीं दे पाए तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए कि इतने डॉक्यूमेंट्स दे चुके थे, इतने बाकी थे, हम पब्लिक में इशू करने से पहले आपको दे देंगे। तो क्या आएगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डिस्कस कर लीजिए कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कब तक बनेंगे वो समझ लीजिए, अरेंजमेंट कर लीजिए कि ताकि आप तक डिलीवर हो जाए। डिलीवर हो गए तो बहुत बढ़िया, अगर डिलीवर नहीं हुए, ठीक है, तो डब्ल्यू आर ले लीजिए कि भैया आप पब्लिक को देने से पहले मुझे दे देना। भाई मिलने के बाद करेंगे क्या, उसको रीड करेंगे, बड़े प्यार से एक बार रीड करेंगे और थोड़ा सा सोच लेंगे सब बराबर लग रहा है ना। तीन तरह की चीजें आ सकती है रीड करने के बाद और कंसिडर करने के बाद में, थ्री टाइप्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सबसे पहले इन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, इंफॉर्मेशन हो सकता है कि इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन इन अदर डेटा इन अदर इंफॉर्मेशन, ये दोनों मैच नहीं हो रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेल दिख रहा है हमारे बुक्स, हमारे 800 करोड़ का, आपका दिख रहा है 1000 करोड़ का, ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मुझे जो जानकारी मिली अदर इंफॉर्मेशन में, वहां पे तो ऐसा लिखा हुआ है कि 150 ब्रांचेस है, लेकिन मेरा जो नॉलेज है और ऑडिट की फाइल्स है उसमें तो मेरे हिसाब से कुछ 100 ब्रांचेस है।
मतलब डेटा इन अदर इंफॉर्मेशन एंड डेटा एज पर ऑडिटर्स नॉलेज इट इज नॉट टैलिंग, ऐसा भी हो सकता है। मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में हो सकती है, अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर के नॉलेज के बीच में हो सकती है, या फिर तीसरी चीज हो सकती है, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर की कोई चीज गलत लग रही है, ऑल टुगेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, बोले अमिताभ बच्चन डायरेक्टर है, साफ साफ गलत दिख रहा है। अब ऐसी तीन चीजें मिल सकती है कि वहां पे मिसमैच दिख रहा है या फिर ऑल टुगेदर चीज गलत दिख रही है, क्या करेंगे? ऐसे इसमें ऑडिटर को मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा और तहकीकात करनी पड़ेगी कौन सही है कौन गलत है। तो देखो इसमें ऐसा हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती मिल रही है, अरे यार हमको पता चला, अरे उनके 1,000 करोड़ सेल्स क्यों दिख रहे थे बीओडी रिपोर्ट में, यार कुछ ब्रांचेस को इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। ये कंपैरिजन से हमको पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ब्रांचेस इंक्लूड नहीं है, मतलब कंपैरिजन करके डिफरेंस निकला, डिफरेंस से मुझे पता चला गलती है। आपको गलती मिल सकती है, या फिर आपको ऐसा पता चलता है कि आपको आपका नॉलेज और आपकी फाइल्स को इंप्रूव करना पड़े। मुझे पता चला कि यार नंबर ऑफ सिटीज और नंबर ऑफ ब्रांचेस दो अलग चीजें होती है, कुछ सिटीज में मल्टीपल ब्रांचेस इसलिए डिफरेंस है। अगर ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलती मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में गलती मिल रही है, तो ऑडिटर ने, ठीक है, ऑडिटर ने ऐसे केस में सोचना चाहिए 315 के अंदर अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करके कहीं पे रिस्क बढ़ाने की जरूरत है क्या, 450 के अंदर रेक्टिफिकेशन कराना पड़ेगा क्या, 560 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा क्या, तीनों स्टैंड में कुछ करना पड़ेगा क्या, सोच लीजिए आप। वेरी गुड, मैंने ये पढ़ा, मैंने कंपेयर किया, उससे ये पता चला। फिर अगर अदर इंफॉर्मेशन में गलती निकलती है, बीओडी रिपोर्ट के डेटा में गलती है, तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट को बोलेंगे इसको ठीक कर लो बेटा, अगर ठीक नहीं करते तो टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे इसको ठीक कर लो बेटा, वो भी ठीक नहीं कर रहा है और ऑडिट रिपोर्ट इशू होने की थी या इशू हो चुकी थी, क्या करेंगे? अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू होने की थी, ठीक है, तो इसके अंदर अदर इंफॉर्मेशन गलत है और ऑडिट रिपोर्ट अभी इशू होने की है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर कमेंट करने के लिए एक सेपरेट सेक्शन बनता है, वहां पे इस बात को बताना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसी बहुत सारी चीजें गलत है, मतलब मैनेजमेंट की नियति खराब है, सबको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो हम लोग विड्रॉ के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी थी, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी थी अगर, ठीक है, अभी क्या क्या सेक्शन जाएगा तो देख लेंगे। ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी थी तो हम, यार ये तो लोगों को गलत जान, लोगों को पता ही नहीं चलेगा अदर इन्फॉर्मेशन में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं, तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, अपने राइट्स को यूज करिए, ठीक है, आप राइट्स को यूज करिए। आप जाकर के जनरल मीटिंग में जाकर के बोल सकते हैं कि देखो अदर इन्फॉर्मेशन में ये चीजें गलत है, ये मुझे पता चली, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर ऐसी बहुत सारी चीजें गलत है तो विड्रॉ कर सकते हैं और रेगुलेटर्स को ये बात को बता सकते हैं। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है तो चिंता मत करो, ऑडिट रिपोर्ट में गलतियां लिख सकते हैं, और अगर दे चुके हैं तो कोई बात नहीं, एजीएम में जाकर बोलेंगे, विड्रॉ करेंगे, एजीएम में जाकर इस बात को बताएंगे। अगर बहुत दोनों, इसमें विड्रॉल एक कॉमन चीज है। अब एक सेपरेट सेक्शन जाता है ऑडिट रिपोर्ट में, ये 8 नंबर दे देना, एक सेपरेट सेक्शन जाता है रिपोर्टिंग ऑन अदर इंफॉर्मेशन। लिस्टेड कंपनी में वो बोलते हैं कि भाई देखो, अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले अदर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो बहुत बढ़िया, या फिर कम से कम वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है कि पब्लिक को देने से पहले आपको दे देंगे, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी में आप ये सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर दो। देखो लिस्टेड कंपनी के ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं, ये बीओडी रिपोर्ट बनाना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट बनाना, चेयरमैन का लेटर फलाना ठिकाना बहुत रहते हैं, आपको पता ही है, तो बनाने ही वाले हैं। ऐसे बोलता है लिस्टेड कंपनी में पूरा विश्वास है, बनाने ही वाले हैं, पहले मिल गया तो बहुत बढ़िया, और आपको अगर एक्सपेक्टेशन है मिल जाएगा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही काफी है, उसके बेसिस पे आप ये सेक्शन इंक्लूड कर लो। अनलिस्टेड एंटिटीज में ना भरोसा नहीं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जब तक एटलीस्ट सम इंफॉर्मेशन इज, जब तक नहीं मिलती तब तक ये सेपरेट सेक्शन इंक्लूड नहीं करते। लिस्टेड कंपनीज में बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, अनलिस्टेड में बोलते हैं बी केयरफुल, तो सेपरेट सेक्शन जाता है, अदर इंफॉर्मेशन करके हेडिंग जाती है, ठीक है, हेडिंग जाएगी अदर इंफॉर्मेशन की हेडिंग, ये जनरली की ऑडिट मैटर के नीचे रहता है, लेकिन अगर अदर इंफॉर्मेशन में गलती है तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, की ऑडिट मैटर के ऊपर भी डाल देते हैं, तो जनरली नीचे होता है लेकिन गलती होगी तो इसके ऊपर भी डालते हैं। क्या लिखते हैं इसमें? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है अदर इंफॉर्मेशन को बनाना, क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, क्या आगे मिलने वाली है, रिपोर्ट साइनिंग तक क्या क्या मिल चुका था, कौन सी चीज आगे मिलने वाली है वो आप बता दीजिए, साफ साफ बोलो। ऑडिटर्स ने जो ओपिनियन दिया है उसमें अदर इंफॉर्मेशन कवर नहीं होती, ठीक है, हम उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देने वाले, हम सिर्फ उसको रीड करते हैं, ध्यान से सोचते हैं उसके बारे में और उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट कैसे करते? कैसे करते? हम अगर अदर इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी साइन करने के पहले, तभी उसके ऊपर हम रिपोर्ट कर पाएंगे, तभी ये 5th नंबर का पॉइंट जाता है। अगर सब सही होगा तो हम बहुत डिप्लोमेटिकली लिखते हैं भाई अदर इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और हमारे हिसाब से वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, सही गलत नहीं बोलते, नथिंग टू रिपोर्ट, इसका मतलब समझ जाओ, इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसमें गलती होगी तो हम लिखेंगे कि हाँ ये अदर इंफॉर्मेशन अनकरेक्टेड है, यहां पे ये गलती है, ठीक है। ये आखिरी पॉइंट कब डालेंगे? अदर इंफॉर्मेशन मिला तभी डालेंगे, नहीं तो ये आखिरी पॉइंट डालते ही नहीं है।
चलिए कंपनी ऑडिट में सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन चार्ट अकाउंटेंट जिसके पास में सीओपी वो कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर सी हैविंग सीओपी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट करोगे तो सिर्फ वही पार्टनर लीड कर सकता है और साइन कर सकता है जो सी है हैविंग सीओपी। डिस्क्वालिफिकेशन कब अप्लाई करना है? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आफ्टर अपॉइंटमेंट। पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अगर अपॉइंटमेंट का एक बंदा डिस्क्वालीफाइड है तो वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा, बाद में अगर डिस्क्वालीफाई तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन 9 होते हैं एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। हम लोग इन बिग प्रॉब्लम देयर इज अ चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर एक एक करके देखते हैं। बी इज फॉर बिजनेस रिलेशनशिप। अगर सी ए फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 6 कंपनी के साथ, कंपनी, होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, को सब्सिडरी, एसोसिएट। एसोसिएट में ऑटोमेटिकली जेवी आता है और सब्सिडरी। ऐसे 6 है, लेकिन 2 मिलाकर एसोसिएट और जेवी है, जेवी को अलग से पकड़ो तो 7 हो जाते हैं। अब बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या? अगर कोई भी कमर्शियल पर्पस ट्रांजैक्शन करते हो, साथ में बिजनेस करोगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसका एक ही एक्सेप्शन है, आप सीए रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड सीए एक्ट। अगर आप कमर्शियल बेस पे गुड्स एंड सर्विसेज लोगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हैट इंडस्ट्री है, होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और ऐसी इंडस्ट्रीज और आर्म्स लेंथ बिना डिस्काउंट नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर ये 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन है फुलफिल होंगी तो हम कमर्शियल बेसिस पे चीजें ले सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब जो सेक्शन 144 में होगा वो यहां पर भी होगा। फिर बी फॉर बिजनेस था, पी फॉर प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अगर सीए या सीए फर्म प्रोहिबिटेड सर्विस देता है 3 लोगों को, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिटेल में देखते हैं, सेक्शन 144 के अंदर दिया है। सीए फर्म या ऑडिटर प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोहिबिटेड सर्विसेज अगर देते हैं 3 कंपनी को, होल्डिंग, सब्सिडरी और कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, तो डिस्क्वालीफाई होंगे। अब प्रोहिबिटेड सर्विसेज में क्या आता है? बैड माफिया, बी फॉर बैंकिंग सर्विसेज, ए फॉर एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ए फॉर एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डी फॉर आपने डिजाइन करके इंप्लीमेंट किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप मैनेज कर रहे हो डिपार्टमेंट या कोई डिवीजन या कोई लोकेशन। एक्चुरियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स की आपको, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर इसके अलावा कोई और सर्विस देना दे सकते हैं, जैसे टैक्स, जीएसटी, लेकिन वो जो लिखा हुआ है ध्यान रखना, प्रायर, इसके अलावा कुछ देना, प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी, बीओडी आपको लगेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या? ठीक है, अगर ऑडिटर खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए बात कर रहे हैं, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्टली हो गया, रिलेटिव के नाम पे होगा तो इनडायरेक्टली हो गया। एक कंपनी ओपन करता है जिसमें उसका कंट्रोल इन्फ्लुएंस है, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इनडायरेक्टली हो गया। कोई ऐसी एंटिटी जिसका ब्रांड नेम और अपना ब्रांड नेम मैच हो रहा है तो वापस इनडायरेक्टली हो गया। हमसे कनेक्टेड एसोसिएटेड कोई भी बंदा है, अगर उसके नाम पे होता है वो भी इनडायरेक्टली हो गया। अगर हम बात करते हैं सीए फर्म की, तो सेम, ऊपर रिलेटिव्स थे, खुद के नाम पे तो फर्म के खुद के नाम पे तो डायरेक्टली हो गया, ऊपर रिलेटिव थे, यहाँ पे पार्टनर्स है, पार्टनर के नाम पे हो गया तो इनडायरेक्टली हो गया। इन्होंने भी कंपनी बनाई जिसपे इनका कंट्रोल इन्फ्लुएंस है, उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है, इनडायरेक्टली। ब्रांड नेम मैच होता है, इनडायरेक्टली। फर्म को बनाने वाला कोई पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएटेड है, ऐसा एलएलपी में होता है तो वो इनडायरेक्टली में आ जाएगा। और यहाँ पे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है यही मतलब बिजनेस रिलेशन में भी लगेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव की। अगर सीए का रिलेटिव कंपनी में की मैनेजमेंट पर्सन बन के बैठा हुआ है उसी कंपनी में, या फिर डायरेक्टर बन के बैठा है, एम्प्लॉयमेंट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब रिलेटिव मतलब क्या? फादर स्टेप फादर, मदर स्टेप मदर, ब्रदर स्टेप ब्रदर, सिस्टर स्टेप सिस्टर, सन स्टेप सन, उनकी दोनों की वाइफ, डॉटर, सिर्फ डॉटर, स्टेप डॉटर नहीं, उनके हस्बैंड, और अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ के सारे मेंबर्स रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। की मैनेजमेंट पर्सन में कौन आता है? इन द सीक्वेंस ऑफ पावर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उससे छोटा होल टाइम डायरेक्टर, उससे छोटा सीईओ मैनेजर, उससे छोटे सीएफओ, सीएस, और को जो व्यक्ति डायरेक्टर के एक लेवल नीचे है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और बीओडी ने उसको केएमपी बोला है, वो भी की मैनेजमेंट पर्सन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉप्स, फिर आर हो गया। अब ओ, अगर कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, ऑफिसर एम्प्लॉय के जो पार्टनर और एम्प्लॉय है वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। ऑफिसर के डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, लेकिन और कौन होता है? सबसे बड़ा की मैनेजमेंट पर्सन, उससे छोटा डायरेक्टर, उससे छोटा मैनेजर, उससे छोटा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके इशारों पे बोर्ड चलता हो। ठीक है, ये लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, इनके पार्टनर एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई होते हैं, लेकिन पार्टनर का पार्टनर, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई होता नहीं है। अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाई होगा तो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। फर्म डिस्क्वालीफाई हो भी गई तो इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑडिट करे, अगर किसी और क्लॉज में आता नहीं है तो। इसमें एक लूप होल है कि भाई सिर्फ उस कंपनी में जुड़े हो तो वहां पे डिस्क्वालीफाई होते हो। सीएनसीटी ने एक लूप होल बंद किया कि डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अगर मैं बात करता हूं
आपके बिग प्रॉप्स, एस फॉर सिक्योरिटीज। अगर सीए ने या उसके रिलेटिव ने या पार्टनर ने अगर पैसा लगाया है, सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाया है, या फिर मेंबरशिप ली है किसी कंपनी में, या फिर इंडेटेड हुए फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, या गारंटी सिक्योरिटी दी फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, 5 कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब होल्डिंग को सब्सिडरी एसोसिएट, ये 5 कंपनी में, तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रिलेटिव्स को एग्जेम्पशन देकर रखा हुआ है कि वो लोग शेयर्स और गारंटी 1 लाख रुपए तक के चल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं 1 लाख तक चलेगा, ठीक है। अगर 1 लाख के ऊपर भी गए तो करेक्टिव एक्शन उनको लेना पड़ेगा 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन से, करेक्ट। और ये जो लिमिट है ये क्यूमुलेटिव लिमिट है, सभी रिलेटिव सब मिलाकर 5 लाख की लिमिट क्यूमुलेटिव है, 1 लाख की लिमिट क्यूमुलेटिव है। सीलिंग लिमिट, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी है? 20 ऑडिट कर सकते हैं। इसमें सबसे छोटी 1% कंपनी, उससे बड़ी स्मॉल कंपनी, उससे बड़ी डॉर्मेंट कंपनी, उससे बड़ी प्राइवेट कंपनी जहां पे पेड अप कैपिटल 100 करोड़ उससे ज्यादा हो, चारों कंपनी एग्जेम्प्ट है। अगर हम बात करते हैं लिमिट के, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कोई सीए 0, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में 0, अगर मल्टीपल, अगर पार्टनर्स बहुत सारे तो 20 इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स है, लेकिन कोई फायदा नहीं, एक की लिमिट दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता, दोनों की लिमिट 20-20 ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर मल्टीपल फर्म से पार्टनर तो सब फर्म्स मिलाकर 20 के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड है। एलएलपी इज द ओनली एक्सेप्शन, फ्रॉड। अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर फ्रॉड तो 10 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये अदर डिस्क्वालिफिकेशन है, अदर देन सेक्शन 141 के अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं वो है कार रिलीज प्लान, कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। कार रिलीज प्लान यूनानिमसली ऑन मिल्टिंग एज, थोड़ा सा इमेजिन करो, कार एलईसी, कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता, रिलेटिव के पास में 20% और मोर है तो ऑडिट नहीं कर सकते, पार्टनर के पास में, फर्म के पास 20% और मोर है, ये कुछ काम का नहीं, क्योंकि एक शेयर भी रहा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीए एक्ट में लेकिन लिखा हुआ है, अनसाउंड माइंड का बंदा है ऑडिट नहीं कर सकता, मेंबरशिप से निकाल दिया ऑडिट नहीं कर सकता, इनसॉल्ड बंदा ऑडिट नहीं कर सकता, लिक्विडेटर ऑडिट नहीं कर सकता। सीए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद में 2 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते। जनरली मैं बोल रहा हूं, कंपनी ऑडिट में, टैक्स ऑडिट में, जीएसटी, कंपनी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर तीनों एक ही होते हैं। अब जीएसटी ऑडिटर तो निकल चुका है। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता, टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, अकाउंटिंग का काम भी नहीं कर सकता। अब सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन थे। अब अपॉइंटमेंट को लेकर बात करते हैं। पहला बंदा जल्द से जल्द आना चाहिए। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को हम ओजीसी बोलेंगे। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, जल्द से जल्द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 दिनों के अंदर, वो नहीं कर पाएंगे तो शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, वो 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे ईजीएम में। गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा सीएजी को जाएगा राइट, 30 दिन के अंदर उनको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 30 दिन गलत है, यहाँ पे 60 डेज होना चाहिए, 60 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर वो 60 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना पड़ेगा, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए शेयर होल्डर्स को बताओ 60 डेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ वही लोग बड़े शेयर होल्डर्स को थोड़ा कम टाइम दिया हुआ है उनको कंपैरेटिवली। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ऑडिट नहीं कर सकता, डेलीगेशन भी पॉसिबल नहीं, सिर्फ रेम्युनरेशन तय करना, डेलीगेट करना अलाउड है। एओए एमओए के थ्रू भी अपॉइंटमेंट हो नहीं सकता। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कौन आता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिलाकर 51% या मोर अगर पैसा लगा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर, आपकी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिलाकर, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। और उस ऐसी कंपनी की जो सब्सिडी थी उसको भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। अगर डिफरेंशियल राइट वाले शेयर है तो पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, वोटिंग राइट्स देखने पड़ेंगे। सब्सिक्वेंट ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग। ओजीसी कंपनी में क्या होगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम में, और वो अगले 5 एजीएम तक चलेंगे। पहले को 0 मानते तो अगले 5 बोलो, पहले को फर्स्ट मान तो 6 एजीएम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एजीएम नहीं होती है तो कोई चिंता बात नहीं। सपोज 4 साल हो गए तो 1 साल बाकी था, एजीएम नहीं हुई 3 साल, तो क्या होगा? ठीक है, 3 साल की एजीएम कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी वो एजीएम करेंगे पूरा एजीएम एक एक करके बैकलॉग निपटाना पड़ेगा। जब भी वो आखिरी वाली एजीएम होगी, ठीक है, उसका ऑडिट तो वही करेगा, टेन्योर खत्म हो जाएगा। उसको फिर से अपॉइंट किया तो अगले 2 साल का ऑडिट वही करेगा, किसी और को अपॉइंट किया तो वो करेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा? 180 दिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर बंदे को अपॉइंट करेगा, सीएनएजी अपॉइंट करेगा 180 दिन के अंदर, वो 1 साल तक चलेगा। कैजुअल वैकेंसी में क्या होगा? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 दिनों के अंदर। अगर रेजिग्नेशन है तो वो लोग प्रपोजल देते हैं अपॉइंटमेंट में कि इनको अपॉइंट करना चाहिए। फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स को करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। आपके गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा? सीएनएजी करेंगे 30 दिनों के अंदर, अगर वो नहीं कर पाए तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे 30 दिनों के अंदर। कैजुअल वैकेंसी मतलब प्रॉपर अपॉइंटमेंट के बाद जो वैकेंसी आती है उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। स्पेशल केस, इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट अगर होता है, वॉइड एब इनिशियो, तो उसको कैजुअल वैकेंसी मत बोलना, अथॉरिटीज को पूछना पड़ेगा ऐसे इसमें क्या करें। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, अगर
ऑडिटर, अगर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते आप एजीएम में, तो एग्जिस्टिंग बंदे का रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। गलत अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा बोला हुआ है। रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा किसका, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है प्रोवाइडेड बंदा डिस्क्वालिफाइड ना हो, प्रोवाइडेड उसने अनविलिंगनेस इन राइटिंग दिया ना हो, प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं उसके अगेंस्ट कि इसको अपॉइंट नहीं करेंगे या फिर इसके बदले किसी और को अपॉइंट करने वाले हैं। ऑडिट कमेटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपॉइंटमेंट में। सेक्शन 177 बोलता है कि लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, उसके ऊपर गया तो बनाना पड़ेगा। अगर आपके बोरिंग्स डिपॉजिट्स पब्लिक अगर 50 करोड़ के ऊपर गए तो करना पड़ेगा। टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ है, उसके ऊपर गए तो बनना पड़ेगा। बहुत लॉजिकल लिमिट्स है। एग्जाम्पशन है, होल्ली ऑन सब्सिडरी हम समझा, हमारी ऑडिट कमेटी समझा लेंगे, उनको ऑडिट कमेटी बनाने का नहीं है। जेवी को ऑडिट कमेटी बनाने का नहीं है। डॉर्मेंट कंपनी में काम ही नहीं होता है, बनाने का नहीं है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, बहुत सिंपल, सिलेक्शन ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे। क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी सुटेबिलिटी देखना पड़ेगा, कितने मिसकंडक्ट गलत काम के ऑर्डर पास हो चुके हैं, कितने केसेस पेंडिंग है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। ऑडिट कमेटी नाम रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम रिकमेंड करेंगे शेयर होल्डर्स को। अगर शेयर होल्डर डिसएग्री करते हैं तो वापस नाम को पीछे भेजेंगे। ऑडिट कमेटी नया नाम भेज सकती है, उनके पास ऑप्शन है। अगर नहीं भेजते तो डेडलॉक है। लॉ बोलता है ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चलेगी, वो अपना नाम आगे कर देंगे। अगर किसी कंपनी में, ठीक है, ऑडिट कमेटी नहीं सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो नाम बताएंगे शेयर होल्डर्स को। अब सिलेक्शन रिकमेंडेशन हो गया, उसके बाद में उससे कंसेंट लेना पड़ता है, लिख कर दे यू आर रेडी टू गेट अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कंसेंट देने से पहले पुराने बंदे से बात कर लेता, भाई तेरे कोई इशू तो नहीं है, मैं हाँ बोल दूं तो सर्टिफिकेट में लिख कर देगा मैं क्वालिफाइड हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे पास में सीलिंग लिमिट है, और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है मिसकंडक्ट की वो ट्रू एंड करेक्ट है। स्टेप नंबर 3, एजीएम में रेजोल्यूशन पास होगा, बंदे का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के बाद में 15 दिन के अंदर एडीटी 1 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑडिटर केस में ऐसा होता नहीं है। सेक्शन 132 रोटेशन के बारे में बात करता है। सभी लिस्टेड कंपनी में और प्रिस्क्राइब कंपनीज में कौन आता है, पब्लिक कंपनी। यहां पे देखो 10 करोड़ और मोर, ठीक है, एंट्री किसकी होगी, प्राइवेट कंपनी, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर। आपके बोरिंग की लिमिट दोनों के लिए सेम है, 50 करोड़ और मोर, और टर्नओवर का पॉइंट चला गया। प्राइवेट कंपनी की एंट्री होगी, टर्नओवर का पॉइंट चला गया। 1% स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, इनको कभी भी रोटेशन नहीं लगेगा। ठीक है, रोटेशन कब लगता है, इंडिविजुअल का टेन्योर 5 साल हो गया, मल्टी और फर्म का टेन्योर अगर 2 टर्म हो गए उसके बाद लगता है, कूलिंग पीरियड 5 साल का रहेगा। अब आपने रोटेशन में पढ़ा होगा ब्रेक। ब्रेक मतलब होता क्या है, जब ऑडिटर अपना ऑफिस छोड़ देता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक। किसी भी रीजन से अगर ऑडिटर अपना ऑफिस छोड़ता है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, रिमूवल की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसकी जो 5 एजीएम की पूरी टर्म है वो खत्म हो चुकी है। अगर इंडिविजुअल बंदा है तो उसकी एक टर्म खत्म हो गई है, उसको इमीडिएटली कूलिंग पीरियड लग जाएगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर उसकी सेकंड टर्म थी तो सेकंड टर्म खत्म हो गई, कूलिंग लग जाएगा। हाँ, पहली टर्म थी तो चलता रहेगा। फिर आगे बोला अगर ब्रेक 5 साल का होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका कूलिंग पीरियड खत्म हो चुका है। अरे भाई 5 साल तक अगर ब्रेक में थे आप, तो मतलब आपने 5 साल का कूलिंग पीरियड सर्व कर लिया, उसके बाद आके आप काम कर सकते हो। अब हमारा बंदा आता है दिल्ली, बोलता है वहां पे कॉमन पार्टनर फर्म है, उसका मैं फायदा उठाता हूं। जोरदार तमाचा, कॉमन पार्टनर फर्म इज इन एलिजिबल, और आपको कॉमन पार्टनर सिचुएशन देखनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर अपना बंदा आता है कोलकाता, वहां पे मैं नई फर्म बनाऊंगा, नई फर्म में ज्वाइन करूंगा, वो भी इन एलिजिबल हो जाएगी, उसको भी 5 साल कूलिंग लग जाएगा। फिर अपना बंदा जाता चेन्नई, नेटवर्क के अंदर जितनी सीए फर्म्स आती है सबको सब इन एलिजिबल हो जाएगी। फिर अपना बंदा जाता बेंगलुरु जाएगा। अगर गैप आता है, किसी भी रीजन की वजह से अगर गैप आता है और ये गैप 5 साल या उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, नहीं बंदा बोलता है गैप लेता हूं मैं, अगर गैप लूंगा तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। अरे लेकिन रूल ने क्या बोला, अगर गैप 5 साल या उससे ज्यादा है तो उसको गैप काउंट करेंगे, उससे कम है तो गैप काउंट नहीं होगा, उसको कॉन्जिक्यूटिव मानेंगे, मतलब वो फायदा भी नहीं उठा सकता। फिर बंदा आता है मुंबई, बोलता है लॉ अभी अभी आया, यहां से मुझे 10 साल तो नहीं, लॉ आने के पहले के जो साल थे वो भी पूरे काउंट होंगे। हाँ, ट्रांजिशन मिला 3 साल का, 14 15 15 16 16 17 एंजॉय कर लो। फिर इसके अलावा फिर बंदा आता है जयपुर, अगर कंपनी चाहे तो वॉलेंटरीली, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करके इंटरनल पार्टनर का रोटेशन लगा सकते हैं, फर्म वही रहेगी, लेकिन वो बोल सकते हैं हर साल सीए पार्टनर चेंज होगा, हर 2 साल में चेंज होगा, जैसा वो चाहे। फिर बंदा गया जम्मू, जॉइंट ऑडिटर को इस तरीके से अपॉइंट करो कि सारे ऑडिटर एक साथ रोटेट ना हो, एक एक करके रोटेट हो, ताकि एकदम केओस ना हो। फिर रिमूवल रेजिग्नेशन, रिमूवल बिफोर एजीएम एंड एट एजीएम। बिफोर एजीएम 4 स्टेप प्रोसेस है,
पहले सामने वाले को, सीएचआर ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रेजोल्यूशन पास करेंगे, 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि भाई साहब फॉर्म 82 में कि रिमूवल करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टडी करेगा और अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के बाद में 60 दिनों के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 4 स्टेप का प्रोसेस। अगर रिमूवल करना है एट एजीएम तो 5 स्टेप का प्रोसेस। सबसे पहले शेयर होल्डर्स को स्पेशल नोटिस भेजनी पड़ेगी। कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजने के लिए कम से कम 1% वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर्स या जिनके पास में पेड अप कैपिटल 5 लाख वो होने चाहिए। कम से कम 14 दिन पहले भेजना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले। और अगर रोटेशन लगता है तो स्पेशल नोटिस और उसके आगे कोई भी स्टेप लगने वाली नहीं है, क्योंकि लॉ ने ही बोल दिया कि भाई साहब अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। जैसे ही स्पेशल नोटिस मिलेगी कंपनी को, कंपनी उसकी कॉपी भेजेगी ऑडिटर को कि भाई आपको निकालने का स्पेशल नोटिस है। फिर ऑडिटर अपने बचाव में लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन भेजेगा, लेकिन उसमें नीडलेस पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी कंप्लेंट किया एनसीएलटी को और एनसीएलटी को लगा कि नीडलेस पब्लिसिटी और डिफेमेशन है कंपनी का, तो वो सर्कुलेशन को रोक देंगे। स्टेप नंबर 4, कंपनी के लोग क्या करेंगे, दोनों डॉक्यूमेंट को लेंगे। निकालने के लिए स्पेशल नोटिस आया, बचाने के लिए लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन आया, दोनों मिलाकर 7 दिन पहले सभी शेयर होल्डर्स को भेज दो। शेयर होल्डर उसको पढ़ लेंगे। अगर सर्कुलेशन नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, कंपनी गलती ऑडिटर की गलती है, तो कोई बात नहीं, उसकी एक कॉपी आप आरओसी को भेजो एंड इट विल बी रेड एट द एजीएम। एजीएम में सब लोग मिलेंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद में रेजोल्यूशन पास अगर हो गया तो बंदे का रिमूवल हो जाएगा। आप रेजोल्यूशन किसी भी नाम से प्रपोज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई रिटायरिंग बंदे का रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा या फिर हम किसी और बंदे को अपॉइंट करें, दोनों का मतलब एक ही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी ज्वाइंट ऑर्डर रीअपॉइंट नहीं हो रहा है उसको भी यही प्रोसेस लगेगी। रेजिग्नेशन की बात करते हैं, बंदा कभी भी किसी भी वक्त रिजाइन कर सकता है। कंपनी, आरओसी और अगर गवर्नमेंट कंपनी सीएजी, इन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर्म 83 में 30 दिनों के अंदर। नहीं करोगे तो 50,000 या रेमुनेशन विच इज लोअर की पेनल्टी लग जाएगी। इसके बाद 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जाएगी। रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल खुद या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन भेज सकता है या फिर कोई भी कंसर्न पर्सन ट्रिब्यूनल को दे सकता है एप्लीकेशन कि भाई ऑडिटर ने फ्रॉड किया है या फिर उसने कोल्यूजन के लिए मिलकर फ्रॉड किया है या फिर उसने बढ़ावा दिया है। तो सबसे ऑर्डर पास होगा, ऑडिटर को चेंज कर दिया जाए। 5 साल के लिए वो अपॉइंट नहीं हो सकता, एग्जिस्टिंग असाइनमेंट चलेंगे, 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता और 447 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, बोला था, तो 15 दिन के अंदर डिसीजन सुना देना चाहिए और अगला ऑडिटर अपॉइंट करने का पावर उनको दे सकते हैं। 447 की पनिशमेंट मतलब क्या होती है, एक लिमिट सेट कर दी है 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इंप्रिजनमेंट है 6 महीने से 10 साल। पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो ये हो जाता है 3 साल, 3 से 10 साल मिनिमम बढ़ जाता है। फाइन कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ फ्रॉड या 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर लिमिट से कम है, पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, तो जबरदस्त सब कम हो जाता है। आपका जो इंप्रिजनमेंट है नील से 5 साल हो जाएगा और आपकी पेनाल्टी नील से 50 लाख रुपए तक हो जाएगी। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, ऐसे रेयर चांसेस है, साइलेंट है, ऐसे केस में हम बोलते हैं भाई साइलेंट है तो वापस पुरानी फाइन चलती रहेगी। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो पुराने फाइन पे चलिए, रिडक्शन मिलने वाला नहीं है। रेमुनरेशन सेक्शन 142 में शेयर होल्डर्स तय करेंगे रेमुनरेशन। हाँ, वो ये डेलीगेट कर सकते हैं पावर, तय कर सकते हैं, कौन तय करे कैसे तय करेगा। एक ही एक्सेप्शन है, फर्स्ट ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वहां पे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये एकमात्र एक्सेप्शन है। राइट्स ऑफ ऑडिटर सेक्शन 143 में पावर्स और ड्यूटी है। क्या राइट या पावर है, अ गर्ल हैज पावर एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी, कभी भी बिजनेस आज में जाके एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सब्सिडरी एसोसिएट के डॉक्यूमेंट जो कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, जनरल मीटिंग अटेंड करने का पावर है, हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लेने का पावर है एम्प्लॉइज से। ठीक है, राइट्स, आपके रिपोर्ट साइन करने का पावर है। और लीन, ये हमने 230 में डिस्कस किया हुआ है। अब ड्यूटीज क्या है, सेक्शन 143(1) में इंक्वायरी करेंगे, अगर निगेटिव मिला तो ही रिपोर्टिंग करेंगे। 6 बातों की इंक्वायरी। सबसे ज्यादा पैसा कहा था, इशू ऑफ शेयर्स है, भाई पैसा मिला ना और उसकी अकाउंटिंग बराबर हुई ना। आने के बाद अनशन क्या बांटते, सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस, भैया सिक्योरिटी एडिक्वेट है ना, टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल तो नहीं है। और क्या करते, पर्सनल एक्सपेंसेस, भाई पीएनएल में तो डेबिट नहीं कर दिए, फिर क्या करते हैं, शेयर डिबेंचर को बिलो कॉस्ट बेच देते, खा जाते। ऐसा किया तो फिर देखना, लेकिन किसको एप्लीकेबल नहीं, बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। क्या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है विच आर मियरली प्रेजेंटेड बाय बुक एंट्री, सिर्फ बुक एंट्री, सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब फेक ट्रांजैक्शन है क्या। क्या इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस गिवन को एज ए डिपॉजिट दिया है क्या, एज ए डिपॉजिट गिवन दिखाया, ऐसे बेवकूफ बना रहे, डिपॉजिट गिवन दिखा दिखाकर, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा।
143 के अंदर जिम्मेदारी बनती है कि जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में पेश होंगे उन सबके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी ऑडिटर को, और बताना पड़ेगा टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब मुद्दे की बात, कौन सी बातें आपको मैंडेटरी है, इस पे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। देखो एक लॉजिकल सीक्वेंस में, लॉजिकल फ्लो हम लोगों ने यहाँ पे बोला है। सबसे पहले जाके ऑडिटर, क्या हमने ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ली तो फिर सबसे बड़े लोग, क्या साल भर में कोई भी बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ क्या, 164(2) में तड़ीप पार हुआ क्या? अब ये बड़े लोग क्या बनाते सिस्टम, क्या कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा सिस्टम बना है क्या? ये रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती, ओपीसी में नहीं करनी पड़ती, स्मॉल कंपनी में नहीं करनी पड़ती, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे हो और जिसकी बोरोइंग 25 करोड़ से नीचे, उनको भी नहीं करना पड़ता। सिस्टम बनने के बाद क्या सिस्टम प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, ब्रांच से प्रॉपर रिटर्न आ रहे हैं? प्रॉपर बुक्स मेंटेन करने के बाद आर दे अग्रिंग विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, और ब्रांच रिपोर्ट को भी हमने कंसिडर किया हुआ है। देखो लॉजिकल सीक्वेंस है, सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन की ना, बड़े लोग डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हुए, सिस्टम बराबर है ना, सिस्टम ठीक है, सिस्टम यूज करके बुक्स एंड रिटर्न्स बराबर बने, दे अग्री विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बराबर है, ब्रांच को भी नहीं छोड़ा हमने। अदर पॉइंट है 143F, 143F, 143H, ठीक है, एफ और एच, क्या कोई ऐसा मुद्दा है विच शोज एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, मतलब लॉस वाली कोई बात हो रही है क्या कंपनी में, उसको बताओ। क्या कोई ऐसा मुद्दा है जो बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉब्लम है? अब रूल 11 के अंदर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। देखिए इसका चार्ट हमने अलग से डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, उसका चार्ट में थोड़ा सा बदला है, वो देख लीजिए। शॉर्टकट है रूल 11 का, लफड़ा, एल स्टैंड फॉर लिटिगेशन की अकाउंटिंग बराबर की ना, उसके ऊपर कमेंट करना पड़ता है। लॉसेस के लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाया ना, उसके ऊपर कमेंट करना पड़ता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कमेंट 1 अप्रैल 2022 से लगेगा, अभी तक वो लग नहीं रहा है। अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करती है तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जहां पे ऑडिट ट्रेल दिखे, हर ट्रांजैक्शन की एडिट हिस्ट्री दिखे, और एडिट लॉग मेंटेन हो, एक लॉग जहां से बुक्स ऑफ अकाउंट के सारे चेंजेस दिखने चाहिए। ये दोनों चीजें साल भर चलनी चाहिए, इसको टैंपर करते नहीं आना चाहिए, और प्रिजर्व रहनी चाहिए। जितने साल तक बुक्स चलेंगे उतने साल तक ये ऑडिट ट्रेल और लॉग चलना चाहिए। फिर फंड्स को लेकर, क्या मैनेजमेंट फंड्स को लेकर एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में, क्या मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर बराबर दिया है, क्या उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमको बराबर लिख कर दिया है? ये हमको रीजनेबल ऑडिट प्रोसीजर लाकर चेक करना पड़ता है कि मैनेजमेंट अपने नोट्स टू अकाउंट्स के डिस्क्लोजर बराबर दे रही है क्या, और लिखना पड़ता है कि भाई हमको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिले जिससे हमारे मन में शक पैदा हो कि ये मिसस्टेटेड है। ठीक है, मतलब हमको एक डिप्लोमेटिक तरीके से इसके ऊपर बात करनी पड़ती है कि कुछ भी निगेटिव मिला के जिससे हमारे मन में शक पैदा होता है। अब ये फंड्स गिवन और रिसीव की क्या बात है, सभी कंपनी को बताना पड़ेगा क्या साल भर में उन्होंने कभी भी किसी भी एक इंटरमीडियरी को पैसे दिए और उसको बोला कि देखो किसी दूसरे तीसरे पार्टी को पैसे देने हैं, या फिर तेरे को गारंटी देना है इन फॉर द बेनिफिट ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अगर ऐसा किया है तो उसकी डिटेल देने पड़ते, किसको पैसे दिए, कब पैसे दिए, कितने पैसे दिए, सामने वाले ने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को कब पैसे दिए, कितने पैसे दिए, कब गारंटी दी, ये बताना पड़ता है। क्या साल भर में किसी फंडिंग पार्टी ने पैसे दिए कंपनी को कि ये ले पैसे और तू किसी और को दे, मतलब हम एज ए इंटरमीडिएट एक्ट कर रहे हैं, अगर यस तो उसके डिटेल्स कब कितने पैसे कहां से मिले और हमने कब कितने पैसे किसको दिए। फिर एफ स्टैंड फॉर फंड ट्रांसफर, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को फंड बराबर ट्रांसफर हुआ ना, और डिविडेंड बराबर पे करे ना सेक्शन 123 के हिसाब से। अगर आपने कंपनी की रिपोर्ट में कभी भी कुछ भी नेगेटिव लिखा है तो उसका रीजन देना पड़ेगा। मैनेजर रेम्युनरेशन अगर लिमिट से ऊपर चला गया तो वो बताना पड़ेगा कि कितना एक्सेस दिया है, क्या स्टेप्स है रिकवरी के। फिर फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में, हाँ फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में हम लोग बात करते, थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 करोड़ या उसके ऊपर अगर फ्रॉड जाता है, ठीक है, ऑफिसर एम्प्लॉय फ्रॉड करते हैं, ऑडिटर को पता चलता है, ही हैज रीजन टू बिलीव, तो 2 दिन के अंदर बताना पड़ेगा ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द केस में भी उनको, और वो 45 दिन के अंदर उनको रिप्लाई करना पड़ेगा। खुद की रिपोर्ट, उनका रिप्लाई फॉर्म एडीटी 4 के साथ में भेजना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी एमसीए, आरपीएडी या स्पीड पोस्ट, साथ में ईमेल भी करना पड़ेगा। रीजन टू बिलीव होना चाहिए, सुनी सुनाई बातें नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी कॉस्ट ऑडिटर की भी है, सेक्रेटरी ऑडिटर की भी है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको फाइन लगेगा। लिस्टेड कंपनी में 5 लाख रुपए का और बाकी लोगों में 1 लाख रुपए का फाइन रिवाइज हुई है। फिर मैंने बोला थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, अगर 1 करोड़ के नीचे का है ना, सिर्फ ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दो किसने फ्रॉड किया, कितना फ्रॉड किया, कैसे फ्रॉड किया, और वो अपने बीओडी रिपोर्ट में छाप देंगे किसने फ्रॉड किया, कैसे फ्रॉड किया, कितना फ्रॉड किया, और उन्होंने एक्शन क्या लिए। अब पावर्स, अब गवर्नमेंट कंपनी को लेकर अपॉइंट करने का पावर सीएनएजी के पास में है, डायरेक्शन देने का पावर सीएनएजी के पास में, रिपोर्ट भी उनको सबमिट होती है, रिपोर्ट में बताते हैं कि एक्शन टेकन क्या लिया है।
अगर सीएनई जी को मजा नहीं आया तो वो लोग सप्लीमेंट कर सकते हैं, वो लोग कमेंट कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे, मजा नहीं आया तो सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उनको और ही लगा तो सप्लीमेंट्री ऑडिट अनाउंस कर सकते हैं। वही बंदा करेगा जिससे वो करवाना चाहते हैं, जैसे वो करवाना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि दूसरों के बस की बात नहीं, खुद ऑडिट करना है, तो वो टेस्ट ऑडिट करेंगे। अगर वो टेस्ट ऑडिट करते तो उनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होगी। अगर मैं ब्रांच ऑडिट की बात करता हूँ, ब्रांच मतलब क्या, कोई भी ऐसी जगह जिसको ब्रांच बोला गया वो ब्रांच है। लेटर हेड पे, विजिटिंग कार्ड के ऊपर कौन बन सकता है ब्रांच ऑडिटर? अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ध्यान से ध्यान देना, अगर लोकल ब्रांच है तो भाई जो कंपनी का ऑडिटर है उससे करवा सकते हैं, या फिर कोई भी वैसा बंदा जो क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अगर फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी के बंदे से करवा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा बंदा जो फॉरेन लॉ के हिसाब से ऑडिट कर सकता है। कौन अपॉइंट करता है? जैसे अपॉइंटमेंट होता है नॉर्मल ऑडिटर के, वैसे अपॉइंटमेंट होगा ब्रांच ऑडिटर का। अगर पावर्स एंड ड्यूटीज एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ब्रांच ऑडिटर है तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको नहीं, सॉरी, अगर ब्रांच ऑडिटर है तो ऑडिट रिपोर्ट में आपको ओएमपी डालना पड़ेगा। 706, 705 नहीं, 706 ओएमपी डालना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि इतने ब्रांचेस का ऑडिट मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। या तो उसका अमाउंट बताओ, टोटल कितना प्रॉफिट या है, फिर परसेंटेज भी बता सकते हैं। 149 के हिसाब से सभी ऑडिटर्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि सबको अपना ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अप्रूव कैसे होंगे? आईसीआई बनाएगा, एनएफआरए को भेजेगा, एनएफआरए रेकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो फाइनली अप्रूव करेंगे। ऑडिटर की जिम्मेदारी है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना, जहां जहां पे सर्टिफिकेट बोले वो सारे सर्टिफिकेट को साइन करना। दूसरी बात, जब भी वो कोई निगेटिव बात, ऑब्जर्वेशन, कमेंट डालेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसको रीड किया जाएगा एजीएम में एंड ओपन रहेगा फॉर इंस्पेक्शन। उसने निगेटिव बात बोली तो उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। तभी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो नोटिस भेजेगी जनरल मीटिंग के ऑडिटर को, ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी वो अटेंड करेगा। हाँ, खुद अटेंड नहीं करके वो किसी प्रॉक्सी को भेज सकता है जो उसके से क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। कंपनी चाहे तो उसको एग्जाम भी कर सकती है, और उसको राइट टू बी हर्ड रहेगा। अगर उसको कोई बात बोलनी है, अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचानी है, ही कैन स्पीक टू शेयर होल्डर्स। पेनाल्टीज की बात करते हैं, 139 से 146 में कुछ भी गलती होती है तो कंपनी के ऊपर फाइन है 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर के ऊपर फाइन है 10,000 से 1 लाख। पहले जेल जाना पड़ता, वो जाना नहीं पड़ेगा। ऑडिटर के ऊपर फाइन है 25,000 से, अच्छा यहाँ पे अमेंडमेंट है सिर्फ 3 सेक्शन, 139, 144, 145। एक पहले एकदम पहला वाला है, फिर बीच में के दो, 144, 145। 25,000 का मिनिमम फाइन है, 5 लाख या 4 गुना ऑफ ऑडिट फीस विच इज लोअर। अगर जानबूझ के किया है तो फाइन जबरदस्त बढ़ जाता है, 1 लाख या 25 लाख, 8 टाइम्स ऑडिट फीस विच इज लोअर। इम्प्रिजनमेंट, ऑडिटर को इम्प्रिजनमेंट है, और साथ में हो सकता है कि रेमुनेशन रिफंड करना पड़े, और जो भी डैमेजेस फेस किए लोगों ने गलत रिपोर्ट पढ़ने से, जो भी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, शेयर होल्डर हो, क्रेडिटर हो, मेंबर हो, उन सबको डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जो पैसे है वो जॉइंट एंड सेवरल है, जो जेल में जाना है वो सिर्फ इंडिविजुअल बंदे की रहेगी जिसने गलत काम किया। कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट की बात अगर हम लोग करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। पिछले साल का टर्नओवर 35 करोड़ या ज्यादा हो गया, और अगर आपके कंपनी में ए कैटेगरी, ए लिस्ट रेगुलेटेड सेक्टर या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कोई भी प्रोडक्ट हो, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे सिर्फ वो सेक्टर के प्रोडक्ट्स के लिए। कॉस्ट ऑडिट करना है, अगर रेगुलेटेड सेक्टर में लिमिट है ओवरऑल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा, और इंडिविजुअल जो सेक्टर है उसकी लिमिट है 25 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर नॉन रेगुलेटेड है तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा की लिमिट है, और सेक्टर वाइज लिमिट है 35 करोड़ या उससे ज्यादा। सब जगह प्रीसीडिंग ईयर हमको देखना है। सेट पीडीएफ, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, पेट्रोलियम, ड्रग्स, फर्टिलाइजर, ये आपके रेगुलेटेड में जाते हैं। एग्जाम्पशन है कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड से, कॉस्ट ऑडिट वर्ड निकाल दो, कॉस्ट रिकॉर्ड से एग्जाम्पशन है। फॉरेन कंपनी जो लियाजनिंग काम कर रही कम्युनिकेशन का, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। माइक्रो और स्मॉल को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो स्मॉल को एग्जाम्पशन है। कॉस्ट ऑडिट का एग्जाम्पशन किसको है? अगर आपका रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज में 75% से ज्यादा है तो आपको एग्जाम्पशन। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, फिर आप एग्जाम्पशन है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लान करें, वो भी कैप्टिव, कैप्टिव मतलब क्या? जो अपना ओनर ही है, जो 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 बंदा कंज्यूम कर रहा है, वही उसके पास ही 26% या मोर ओनरशिप है, वही 51% या ज्यादा कंज्यूम करता है, खुद के लिए प्लांट बनाया है, तो उसमें कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। कौन कर सकता है? सीडब्ल्यू कर सकता है, उसके भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है। आप कंपनी के ऑडिटर से नहीं करा सकते, ये अलग ऑडिट है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के पहले उससे कंसेंट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कंसेंट और सर्टिफिकेट कॉपी पेस्ट वही है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लेते हैं। अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं 180 दिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे अपॉइंटमेंट हो जाएगा, कंपनी को ये बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं फॉर्म CRA 1 में, और अपॉइंटमेंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा CRA 2 में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन किसी भी हालत में 180 डेज क्रॉस नहीं होने चाहिए। 30 डेज की लिमिट है लेकिन 180 क्रॉस नहीं होना चाहिए, फिर बंदा काम करेगा। ठीक है, कंपनी के लोग कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, बिल्कुल बनाइए। बनाने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको साइन करेंगे, बंदा उसका ऑडिट करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिट रिपोर्ट बनती है फॉर्म CRA 3 में, 180 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट कर देनी है।
फिर कंपनी के लोग 30 दिन के अंदर वो सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4 के अंदर। यहाँ पे 180 दिन क्रॉस करना ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट को लेकर है। अगर हम बात करते हैं रिमूवल और रेजिग्नेशन की, तो सारे रिमूवल रेजिग्नेशन सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, और अगला बंदा कौन लाएगा वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। कैजुअल वैकेंसी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय करेंगे। CRA 1 कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए, CRA 2 अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन, CRA 3 ऑडिट रिपोर्ट, CRA 4 ऑडिट रिपोर्ट का इंटीमेशन।